मेरी चिंता यह नहीं कि आप असफल हो गए, मेरी चिंता यह है कि आप कहीं अपनी असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। यानी कि यही हमारी ज़िंदगी है, ये आप लोगों ने मान तो नहीं लिया है। जिस इंसान ने असफलता को स्वीकार करके और ये बोल दिया कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ लिखा है, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये वीडियो आप लोगों को यही दिखा रही है। आप लोग इतनी बार गिरोगे ना यार, आप लोग इतनी बार गिरोगे ज़िंदगी में, पल पल गिरोगे। मैं तो ये बोलूँगा कि हर सुबह आप लोग गिरोगे, आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार छोड़ते हैं, नहीं हो पाएगा। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना जहां से आप लोगों की ज़िंदगी एक शानदार ज़िंदगी एक आगे बढ़े, तो आप लोगों को असफलता को अपनी ज़िंदगी का दोस्त बनाना पड़ेगा और उससे सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। अगर रियलिटी में आप लोग समझो, एक इंसान ऐसा है जो कि बैठ गया कि हाँ यार यही मेरी ज़िंदगी में लिखा, और एक इंसान है कि बार बार ट्राई कर रहा है। भाई साहब, जब तक वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जा रहा है और वहां पर जाकर जम नहीं जा रहा है, वो लगा हुआ है। ये आप लोगों के अंदर टेंडेंसी आनी पड़ेगी। आप लोग कई बार तो अच्छी मुकाम पर जाकर फिर से नीचे गिरोगे और फिर से आप लोग उठना पड़ेगा, उसमें आप लोग अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। ये इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आप लोग ज़िंदगी का पार्ट बना लेंगे, हाँ सफलता पार्ट है, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। तो असफलता आप लोग असफलता नहीं लगेगी, एक नई चीज़ सीखने की अपॉर्चुनिटी लगेगी, और फिर देखो ज़िंदगी कितनी शानदार लगती है। आप लोग ही क्या रहे इस वीडियो के बारे में जरूर बताना, क्या सीखा आप लोगों ने। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों जोश कैसा है? मैं आशा करता हूँ कि सुबह सुबह आप लोगों का जोश जो है बहुत ही शानदार लेवल का होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस यानी कि INA, जिसको बड़े ही प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, उसके अंदर आप लोगों का स्वागत है। बैलेंस डाइट में बैलेंस डाइट क्या रहता है, ऐसा क्या बैलेंस रहता है इसके अंदर में? इसके अंदर आप लोगों को करंट के साथ में स्टैटिक यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, प्लस MCQ, प्लस आप लोग के आंसर राइटिंग के क्वेश्चन, प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा आप लोगों को पता होना चाहिए, अलग अलग न्यूज़पेपर से इकट्ठी कर आप लोगों के सामने लेकर आई जाती है। अगर ये वीडियो आप लोग टकटकी लगाकर देखोगे तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाएंगे उनके शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे पाओगे। ये एक ऐसी वीडियो होती है कि इसमें आप लोगों के CSAT के क्वेश्चन भी रहते हैं, वोकैबुलरी भी रहती है, वन लाइनर भी रहते हैं, मैथ बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है, और इसके अलावा जो ये सारी बातें मैंने बोली हैं ये सारी तो रहती हैं, और आप लोगों को लास्ट डे के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर भी आप लोगों को मिलते हैं। यानी कि अगर ये वीडियो आप लोग ढंग से देखोगे तो आप लोग जो हैं अपने जो क्वेश्चन के आंसर दोगे तो लास्ट डे आप लोग SLV कमांडो बन सकते हो। जैसे नीतीश कुमार के द्वारा काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आंसर दिए गए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया। इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, जब आप लोग प्रॉपर शानदार तरीके से आंसर दोगे तो लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद भी रख पाओगे। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आज क्या है, आज है 8 नवंबर, और आज ही के दिन जो है वो एक काफ़ी शानदार जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार होता है, पर लेकिन ओनली नॉट फॉर सिख कम्युनिटी, पूरा देश यहाँ पर सेलिब्रेट करता है गुरु पर्व। जो गुरु पर्व है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें तो ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो फर्स्ट सिख गुरु थे बेसिकली, जिनका नाम आप लोगों को पता है, गुरु नानक जी, तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो गुरु पर्व के तौर पर सेलिब्रेट की जाती है। आप लोगों को ये बताना है कि लास्ट सिख गुरु जी थे वो कौन थे, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और आज जो है हिंदू ने भी बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पर क्विज दी है, टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन है। इनमें से देखना है कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो देखता हूँ कौन यहाँ पर सही से आंसर दे पाता है, ठीक है? तो आप लोगों सभी को एक तरीके से हार्दिक शुभकामनाएं, शानदार तरीके से सेलिब्रेट करो। खासकर अगर आप लोग पंजाब में रहते हैं तो ये एक ऐसा डे है जो कि आप लोगों को किसी ने एक तरीके से मतलब जो सेलिब्रेशन में इन्हें वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का जो सेलिब्रेशन होता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कि देव दीपावली, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कार्तिक पूर्णिमा पे सेलिब्रेट किया जाता है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये एक अलग लेवल का आप लोगों को सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। हमारा जो देश है ना यार, वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं विविधता में एकता। तो रियलिटी में अगर आप लोग एक तरीके से अपने देश को देखना चाहते हैं तो आप लोग कल्चर देखो, अलग अलग एरिया में आप लोग विजिट करो, आप लोगों को बहुत कुछ शानदार जो है वो नया जानने को मिलेगा, ठीक है? तो अच्छे से एंजॉय करो और खुश रहो, और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो यार। जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया उसका पर्पज यही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में आप लोगों की लाइफ का पार्ट है, इनसे सीख कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। शानदार बात बोली गई है, अगर आप लोग ढंग से इसको अंदर तक जाने दोगे तो आप लोग इसका मतलब समझ पाओगे। बोला गया कि एक तरीके से बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं, कैसे नादान हैं हम,
दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। रियलिटी में ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ का पार्ट आनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा दुख आ गया तो आप लोगों को ये लगे कि यार पता नहीं क्या हो गया, बस ज़िंदगी बर्बाद हो गई और गुत्थी का गाना लगो कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इन्हें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, वो वाला गाना नहीं गाना है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर आप लोगों को लगे कि हाँ यार रियलिटी में ज़िंदगी में टेंशन आ रही है, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। ये आता नहीं है अपने आप कि हाँ पेशेंस रख लें और मतलब फालतू की बातें, कई बार को लगेगा सुख, कई बार ये लगेगा आप लोगों को, ठीक है, पर लेकिन प्रॉब्लम आते टाइम आप लोगों को पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जब तक आप लोग पेशेंस रखना नहीं सीखोगे तब तक आप लोगों को उसका सोल्यूशन निकालना आने वाला है ही नहीं है, और एक अच्छे लीडर तो आप लोग कभी बन ही नहीं पाओगे तब तक। पर जिस दिन पेशेंस रखकर आप लोगों ने प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग तुरंत ये देखोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो आप लोग हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड में घड़ना स्टार्ट हो जाओगे, और वही एक तरीके से आप लोगों को अच्छा लीडर भी बनाएगा। सुख आएगा आप लोगों को, वो भी एक तरीके से ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टिकने वाला है, जरा सी देर में आएगा फिर चला जाएगा, फिर से आप लोग अपने काम पर लगना है। तो असलियत में रियलिटी क्या है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं ना वो है असली रियलिटी, उस पर आप लोगों को पूरा फोकस देना है और वही आप लोगों को अपने मुकाम पर लेकर जाएगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये बातें आप लोगों के समझ में आ रही होगी और जिंदगी में अपना थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाकर आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। चलिए आगे बढ़ने से बताओ कि पहले सबने किस किस ने आज का शेड्यूल तैयार कर लिया है कि आज का दिन आप लोग कैसे निचोड़ने वाले हो, क्योंकि आज का दिन अगर आप लोग ढंग से यूटिलाइज करोगे और इसी तरीके से आज का दिन यानी कि आज का दिन यानी कि हर डे आप लोग अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज करोगे तो देखते ही देखते आप लोगों की पूरी एक सक्सेस का महल बन जाएगा। यानी कि हर एक दिन आप लोगों को एक नई एनर्जी देकर जाता है। तो आप लोगों की टेबल पर टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज आप लोग क्या करने वाले हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां पर ये बोलूंगा कि कल का दिन जो भी आप लोगों ने यूटिलाइज किया बैठ के उसको एक बार रिव्यू तो करना है यार कि कल क्या क्या आप लोगों ने खिचड़ी पकाई है, कितने अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज किया है। अगर हाँ तो उसको बताना और अगर ना तो भी बताना। और इसी के साथ में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो डेली अपना पूरा शेड्यूल लिखते हैं और फिर आकर उसके ऊपर टिक लगाते हैं कि इतना कंप्लीट हो गया है। ये काम करके देखो, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करना है तो अपने घर पर A4 साइज की शीट ले लो और उसमें शेड्यूल बना लो कि आज ये फॉलो करना है और फिर उस पर आकर ऐसे ही एक काम कंप्लीट हो जाए फिर टिक लगाओ। देखना अंदर से जो खुशी मिलेगी ना, ये पैटर्न जो है वो आर्नोल्ड के द्वारा फॉलो किया जाता था। काम डिसाइड कर लिए ये काम करने और उनके ऊपर टिक लगाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में जैसे एक काम पर टिक लगता तो मोटिवेशन आता, वाओ ये काम कंप्लीट हो गया है। ये फील आप लोगों को अपने आप को देनी पड़ेगी और जिस दिन आप लोगों ने ये फील देना स्टार्ट कर दी आप लोग जो हैं अपने ही आप से कंपीट करना स्टार्ट करेंगे। कौन कहाँ जा रहा है, किसी के कोई ऊपर फोकस ही नहीं रहेगा, दुनिया कुछ ही करती रहे, आप लोग अपने काम पर फोकस देना स्टार्ट हो जाओगे। और ये माइंड को रिलैक्स करने का एक अच्छा तरीका भी है, अपने आप को मोटिवेट करने का। करके देखो और फिर बताना रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इनको कनेक्ट कर पाओगे। आगे चलते हैं, काफ़ी शानदार जो न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और फिलहाल जो है ये एक तरीके से नेक्स्ट लेवल की बातें बन चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रिजर्वेशन हमारे देश में एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसा मुद्दा आप लोग बोल सकते हो जो कि काफ़ी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है और कुछ लोग बोलते हैं बुरा है। आप लोगों से यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भाई साहब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में। इसी तरीके से ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पॉलिटिक्स के लिए एक तरीके से, एक नहीं कहते कि फुटबॉल बना रहता है कि जब भी एक तरीके से पॉलिटिशियन को जो खेलना होता है तो यहाँ पर वो इस फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कई तरीके से। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जिन लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है इन रियलिटी और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उनके लिए रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा है। अगर देखा जाए तो वो कम्पीट कर पा रहे हैं उन लोगों के साथ में जिनको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। दूसरी साइड में उन लोगों के लिए देखा जाए जिन लोगों को लग रहा है कि यार इनको एक्स्ट्रा एज मिल रही है, उनके लिए वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर इन रियलिटी रिजर्वेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के डेट में हमारी सोसाइटी का, जो आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अभी एक एनालिसिस किया और उसमें ये बोला कि जो रिजर्वेशन है खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग EWS बोलते हो, वो सही है और ये मिलना चाहिए। कैसे बोला? हमारे देश में संविधान में संशोधन करके एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट लाया गया और ये संविधान में संशोधन करके जो अमेंडमेंट लाया गया ये लेकर आया गया 103वां संविधान का संशोधन। ये 103वां संविधान का संशोधन जो है ये 2019 में किया गया। 2019 में जब ये रिजर्वेशन लाया गया तो ये बोला गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक ऐसा सेक्शन जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो मान लीजिए जनरल कैटेगरी में आता है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई रिजर्वेशन होना चाहिए। मान लीजिए ये बोला गया
कि इकोनॉमी के बेस पर, पिछड़ेपन के बेस पर यहाँ पर जो कि अर्थव्यवस्था के बेस पर पिछड़ापन है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी खराब है उस इंसान की, तो उस इंसान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल सके। ये ऐसा संविधान में संशोधन था जो कि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो बातें रखी गई थी उसके खिलाफ था। मतलब संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर यह बोला था कि जो रिजर्वेशन है वो कभी भी इकोनॉमी के बेस पर नहीं मिलना है। रिजर्वेशन हमेशा दो बेस पर मिलना है। एक तो अगर कोई इंसान जो है वो एजुकेशनली पिछड़ा हुआ है, यानी कि एजुकेशन अच्छी नहीं मिली है, तो उसको अच्छी एजुकेशन दो, उसमें रिजर्वेशन दो। दूसरा इंसान, उसको आप लोगों को सोसाइटी के बेस पर देखना पड़ेगा कि वो सोशली कितना बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन देना है, वो कितना पीछे छूट गया, उसको साथ में लेने आने के लिए सपोर्ट देनी चाहिए। पर लेकिन इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन जो है वो संविधान के अंदर में चीज़ें नहीं लिखी हुई है। आप लोग बोलोगे क्यों नहीं लिखा है, वो भूल गए क्या लिखना? भूले नहीं थे, उनको पता था कि इकोनॉमी के बेस पर अगर रिजर्वेशन देंगे तो वो रिजर्वेशन जो है हमारे संविधान में परमानेंट हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से रिजर्वेशन को परमानेंट किया जाए। उनका मुद्दा ये था कि रिजर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को कुछ टाइम तक देने के बाद में सोसाइटी को अपने आप से स्वतः ही ग्रोथ करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर रिजर्वेशन देंगे तो लोगों को उसकी एक तरीके से आदत पड़ जाती है और खासकर फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इकोनॉमी के बेस पर दे दिया तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई इंसान ऐसा रहेगा, कोई गरीब है और कोई अमीर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग एक साथ में अमीर हो जाएं या फिर सब लोग एक साथ में गरीब हो जाएं। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कंपेरेटिवली कोई गरीब या कोई अमीर रहेगा। एक के पास में मान लीजिए मारुति है, दूसरे के पास में मर्सिडीज है, हो सकता है तीसरे के पास में वो हो अपना खुद का प्राइवेट जेट। तो प्राइवेट जेट वाले के कंपेयर में मर्सिडीज वाला एक तरीके से गरीब है, पर लेकिन मर्सिडीज वाला अगर देखा जाए तो वो मारुति 800 वाले के कंपेयर में काफ़ी अमीर है। मर्सिडीज वाला, मारुति 800 वाला एक ऐसे इंसान के पास में जिसके पास में मान लीजिए बिल्कुल एक साइकिल वगैरह ही है, उसके कंपेयर में काफ़ी अमीर है। अगर साइकिल वाले से देखा जाए तो एक ऐसा इंसान जो कि डेली कमाता है, खाता है, सड़कों पर जैसे तैसे जिंदगी बिताता है, उसके कंपेयर में साइकिल वाला भी ठीक है, अपनी जिंदगी जी रहा है। तो कंपेरेटिवली अमीर और गरीब अगर इकोनॉमी के बेस पर देखेंगे तो ये सोसाइटी में रिजर्वेशन जो है वो जड़ जमा लेगा। इस डर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इकोनॉमी को रिजर्वेशन का बेस माना ही नहीं। पर लेकिन वही चीज जो है जिसको उन्होंने रोका था वो संविधान में संशोधन किया गया 2019 में, और इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन दे दिया हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, और बोला 10% रिजर्वेशन यहां पर दिया जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जो किसी भी रिजर्वेशन के अंदर में कवर नहीं किए जाते हैं। अब इसके ऊपर इतने क्वेश्चन मार्क लगे जिसकी कुछ हद नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, संविधान में संशोधन करके कोई रिजर्वेशन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद जानी है और वो देखेगा कि आप लोगों ने सही किया या फिर गलत किया। तो लोग कहने लगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का ही इन्होंने हनन कर डाला। यानी कि हमारा जो संविधान में संशोधन करके आप लोगों को पता है हमारे देश में जब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई तो 1973 में पर्टिकुलर केशवानंद भारती केस आया और उसने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकाला। ये कॉन्सेप्ट भी अपने आप में काफ़ी प्यारा है। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझिएगा, काफ़ी शानदार केस है, हमारे संविधान का नींव भी माना जाता है इस केस को। हमारे संविधान के हिसाब से अगर देखें तो आप लोगों को कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, कुछ पिलर्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में क्या है, वो है लेजिस्लेटिव, यानी कि कानून बनाने वाला। अब कानून बनाने वाला यानी कि जैसे पार्लियामेंट हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव हो गई। तो ये अपना कानून बनाते हैं और उसको अपने अपने एरिया में इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि संविधान में 7वें शेड्यूल में लिखा हुआ है कि सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बना दी गई है कि ये लोग इन एरिया पर कानून बना सकते हैं। जो यूनियन है वो यूनियन लिस्ट पे कानून बनाएगी, स्टेट है स्टेट लिस्ट पे, और दोनों मिलकर कानून बनाएंगे कॉन्करेंट लिस्ट में। ये कानून एक पर्टिकुलर डिस्कशन के थ्रू पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में पास किए जाएंगे और उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये काम होता है कानून बनाने वालों का। दूसरा पिलर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो ये है जो कि इन कानूनों को इंप्लीमेंट करता है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव है वो एक तरीके से ओवरलैप है, यानी कि वही कानून बनाते हैं, वही कानून इंप्लीमेंट करते हैं, तो ओवरलैपिंग काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है आप लोग का जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है, वो देखती है कि ये जो कानून बनाया है क्या ये कानून संविधान के हिसाब से है। अगर संविधान के हिसाब से है तो इसको आगे फॉरवर्ड करो ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो इसको यहीं पर ही रोक दिया जाए। तो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला यहाँ पर मुद्दा है, यहाँ पर ये इसी कैटेगरी में आ गया कि ये संविधान में संशोधन करके बेसिकली लाया गया 103वां संविधान में संशोधन। तो जुडिशरी का आना इसमें लाजमी था। तो जुडिशरी आई, जुडिशरी ने चेक किया कि क्या ये संविधान के हिसाब से है, तो 5 जज की बेंच बनाई गई। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था
कि हमारी कंट्री में किसके हाथ में पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की, वो जो पावर रहती है वो रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में। वो पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 145 से, अनुच्छेद 145 से इनको ये पावर मिलती है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या आ गया? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये आ गया कि इस पर्टिकुलर बेंच में जो बनाई जाती है, यहां 5 जज की है, इसमें मिनिमम कितने जज हो सकते हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कई बार आप लोगों को बताया, और आज के डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन बन रहे हैं ये आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो मुद्दा है वो यहां पर ये कि इन्होंने जब चेक किया 5 जज की बेंच बनी, यहां पर इस 5 जज की बेंच में एक पर्टिकुलर डिसीजन दिया गया, और वो डिसीजन जो दिया गया वो एक स्प्लिट डिसीजन आया, यानी कि 3 एक जज एक साइड में हो गए और 2 जज एक साइड में हो गए। जो 3 जज एक साइड में हो गए उन्होंने बोला कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी उनको एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी और इससे बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हनन नहीं हो रही है। यानी कि इनके द्वारा साफ साफ बोल दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन यहां से नहीं हो रहा है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 1973 में जो केस आया था उसमें साफ साफ बोल दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा केसेस को देखकर कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या फिर नहीं है, ये उसका हनन कर रहा है नहीं कर रहा है। उसमें बोला यह गया था कि कुछ भी चेंज कर लो संविधान के अंदर में, पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी वो बेसिकली अगर ये बता देते कोर्ट वाले तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट वाले, यानी कि जो भी पावर में गवर्नमेंट है वो ढूंढ लेती कैसे इसका जुगाड़ करना है। पर उन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से एक बात बोली कि ये हम लोग नहीं बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इन रियलिटी, हम लोग टेस्ट करेंगे हर टाइम जब भी तुम कोई कानून बनाकर लेकर आओगे कि तुम संविधान के दायरे में हो या फिर उससे बाहर निकल गए हो। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया कि जैसे हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे, और उसने संविधान बहुत लार्ज स्केल पर चेंज कर दिया था। पर ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव ही चेंज था, पॉजिटिव चेंज भी थे बहुत सारे। वो एक तरीके से उसको देखा गया नेगेटिव, इसलिए क्योंकि 75 से 77 तक का जो हमारे देश में जो 1975 से 77 तक का जो इमरजेंसी रही उस टाइम पर लाया गया। तो इमरजेंसी के टाइम पर कानून का लाना मतलब कि पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके सिस्टमेटिक वे में कानून नहीं लाया गया, तो इसलिए यहां पर इसको उस तरीके से देखा गया। तो ये कई सारी चीजें थी, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो एक इमरजेंसी लगाकर काम किया जा रहा है जो कि एक नेगेटिव तरीके से देखा गया, एक डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं किया गया। तो ऐसे संविधान में संशोधन अगर किया जाए, फ्यूचर में भी कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर इमरजेंसी लगा के ऐसा काम कर सकती है, तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ऐसी चीजों को कैसे रोका जाए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो जुडिशरी का ओहदा बढ़ गया, तो यही जुडिशरी हमारे देश की इसके द्वारा भी डिसीजन देखा गया। तो उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन मिला हुआ है वो यहाँ पर सही ठहराते हुए उसको आगे बढ़ गए। हालांकि अगर बात करें एक पर्टिकुलर आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर में, जैसे कि टाइम टू टाइम कई सारे केसेस जाते रहते हैं, तो इसमें भी कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिले जो कि यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पहुंचे कि हाँ कैसे यहाँ पर इसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये तो कई सारे दायरों का जो है वो हनन कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर बोला गया कि कोई दायरे का हनन नहीं कर रहा है। आर्टिकल 16 जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है संविधान में कैसे कम्युनिटी को बेनिफिट किया जा सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन स्टेट के अंदर भी आर्टिकल 332 यानी कि 332 देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकसभा के अंदर भी अलग तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब रिजर्वेशन हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इवन एजुकेशन के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा राइट टू जो चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी जो एक तरीके से एजुकेशन है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को आप लोगों को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। तो रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि बुरा है, रिजर्वेशन अच्छा है, और इसके लिए आप लोग ढंग से समझना चाहते हैं तो आरक्षण मूवी देखिएगा जो कि अमिताभ बच्चन सैफ अली खान की मूवी है। वो मूवी आप लोगों को दिखाएगी कि रियलिटी में रिजर्वेशन है क्या, उसको देखिएगा। आप लोग रिसेंट देख रखिए, बताइए येस या फिर नो, आप लोग बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आर्टिकल 21 हमारे संविधान के अंदर जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, और राइट टू लाइफ इंसान तभी जी पाएगा जब उसको एक अच्छी लाइफ मिलेगी, और वो उसको तभी मिलेगी जब वो इक्वलिटी एक तरीके फील करेगा सोसाइटी के अंदर में। तो ये कुछ बातें इसके बारे में, आगे भी कई सारे आर्टिकल आएंगे, अच्छे से वो डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं, और कोई भी डाउट होगा तो माइंड में क्लियर करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग उसके बारे में बता दिया करो। और इसी के साथ में ये जो क्विज वगैरह आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। SLV PDF पर जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी चीजें शेयर की जाती है, जैसे पॉलिटी वगैरह के लेक्चर भी आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर SLV PDF है जहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी साथ ही साथ में कर सकते हो। और यहाँ पर एक आर्टिकल भी पोस्ट किए जाते हैं जो एटलीस्ट आप लोगों को डेली पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम एक आर्टिकल।
ठीक है, उससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऐसा नहीं हिंदू का ही पढ़ना है, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें थोड़ा देखते रहना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आंसर राइटिंग के लिए जो भी क्वेश्चन दूंगा वो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है वीर तालियान वाला जो आंसर राइटिंग ग्रुप है, यहाँ पर जाकर। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली बहुत प्यारा आंसर लिखते हैं, जाओ देखो और एक दूसरे का रिव्यू करो। एटलीस्ट 2 या 3 आर्टिकल आप लोगों को रिव्यू कर दें एक दूसरे के, मतलब आंसर, तो आप लोग काफ़ी कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो ये था पूरा पर्टिकुलर टॉपिक का। दोस्तों, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर आप लोगों को सुनने के बाद में ऐसा लगेगा वाह यार कितना कुछ जानने को मिल गया एक ही आर्टिकल के अंदर। यानी कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। इसी के साथ में बेसिक और स्टैटिक जो बैकग्राउंड के साथ में चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। बस आप लोगों से एक गुजारिश है कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सुनना है डिस्कशन। रीज़न ये है, इसके एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तो उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग तभी दे पाओगे जब ये डिस्कशन आप लोग अच्छे से सुनोगे। तो यानी कि टक टकी लगाकर आप लोगों को इसको सुनना है। बात क्या की जा रही है? बात की जा रही है यहाँ पर कैग के बारे में। कैग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जा रही है और वो है बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। यानी कि हमारे पास में इन्वायरमेंट के द्वारा जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं तो उनको काउंट करने की बात की जा रही है कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा ये आर्टिकल छापा गया। हालांकि इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी थे। तो कंबाइन कर सारा कुछ आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और जीएस पेपर 3 भी आप लोग यहाँ पर आ जाएगा जो कि इन्वायरमेंट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन जो कि आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बात बोली गई थी इन्वायरमेंट को लेकर कि हमारी पृथ्वी मोर देन सफिशिएंट है अगर हम लोग इसको नीड के लिए यूज करें। नीड मतलब यानी कि अगर हम लोग इसको अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करें तो ये जो पृथ्वी है ये हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। पर लेकिन अगर हम लोग इसको ग्रिड के लिए यूज करेंगे यानी कि अपने लालच के लिए यूज करेंगे तो फिर ऐसे पता नहीं कितनी पृथ्वी हम लोग खत्म कर देंगे। तो यानी कि आवश्यकताओं के हिसाब से बड़ी सही है पर लेकिन लालच के हिसाब से नहीं। तो इसीलिए जरूरत है यहाँ पर हम लोगों को काउंट करने की कि हम लोग रियलिटी में अपनी नीड के हिसाब से काम कर रहे हैं या फिर अपनी ग्रिड के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारी कंट्री में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हो, उसके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट लाई जा रही है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि एक तरीके से नाम नहीं है रिपोर्ट का, इसके ऊपर यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को अकाउंट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और नवंबर में यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? ये एक तरीका अटेम्प्ट है कि मॉनिटर करने का कि हम लोग क्या क्या बदतमीजी कर रहे हैं, क्या ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं चीजों को रेस्पॉन्सिबल तरीके से, और अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या ये सस्टेनेबल बना रहेगा। अब इसका क्या मतलब है? एक ही बात में एक ही चीज में दो बात बोल दी। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्लैंक स्लाइड पर लेकर चलता हूं। जैसे कि आज की डेट में हम लोग बात करें जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा इस्तेमाल की गई। यहाँ पर पानी है, इसी के ऊपर आप लोगों को अच्छी हवा देखने को मिलती है, मिट्टी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, या फिर बहुत रिसोर्सेज हैं, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें आप लोगों को एक ढंग से देखने को मिल रही है लगभग आज के तौर पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर इसको काफी ज्यादा पोल्यूटेड किया जा रहा है। तो जितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो जैसी हमको ये मिली थी, क्या ऐसी हम लोग आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे होंगे, क्या उनको हम लोग ऐसी देकर जाएंगे जैसी हम लोग को मिली थी? अगर हाँ तो बिल्कुल सही है, ये है सस्टेनेबल। यानी कि सस्टेनेबल का मतलब है किसी ने आप लोगों को सामान दिया, आप लोग यहाँ पर किराएदार हो, इस पृथ्वी पर आप लोग परमानेंट नहीं हो, एक किराएदार हो, आप लोग रहोगे और इसके बाद में आप लोग यहाँ से निकल लोगे, फिर यहाँ पर कोई और आएगा तो फिर यहाँ पर वो रहेगा और फिर निकल लेगा। तो जैसी आप लोगों को मिली थी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी ही प्रॉपर्टी आप लोगों को किसी दूसरे को देनी है। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोगों को मिली तो आप लोगों ने बर्बाद कर दी, आने वालों के लिए जो भी आगे आएगा उसके रहने के लिए यहाँ पर कुछ भी जगह नहीं छोड़ी। तो ये बिल्कुल भी या फिर कतई नहीं करना है। तो इसी को चेक करने के लिए जैसे कि पेड़ खत्म कर दिया पृथ्वी पे से, सारा पानी पोल्यूट कर डाला, ये हवा सारी पोल्यूट कर डाली, मिट्टी जो है जहरीली कर डाली, तो क्या आने वाली जनरेशन जो है वो सर्वाइव कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों को क्या लगता है, सर्वाइव कर पाएगी? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाकर, ताकि आप लोग इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। मैंने बोला अभी नेचुरल रिसोर्सेज को अकाउंट करना, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं। तो इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक बार मिल गए, खत्म हो गए तो खत्म हो गए। जैसे कि हमारी बॉडी है, आप लोग क्या लगता है ये रिन्यूएबल है? अगर आज की डेट में ये बॉडी है
ये डिग्रेड होती है, ये एक तरीके से डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे एज में, और एक टाइम ऐसा होगा कि इसका टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगी इसकी एक डेट, और हम लोग इस धरती पर से निकल लेंगे। ऐसे आप लोग मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर आते हैं, वो गाड़ी आज खरीद ली, आज जितनी उसकी वैल्यू होगी जब खरीदोगे, जिंदगी में कभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहने वाली है, तो वहां पर उसकी वैल्यू जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग जब उसका इंश्योरेंस कराने जाओगे तो आप लोग उसकी वैल्यू पता चल जाती है, अगर पूछोगे इंश्योरेंस एजेंट से कि आज की डेट में इस गाड़ी की वैल्यू क्या है, तो वो हर साल आप लोगों को डिग्रेड होती नजर आती है। तो इसका मतलब ये कि जो एक बार मिल गया वो मिल गया, इसके बाद में फिर वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आगे आने वाले टाइम में वो खत्म भी होगा। पैटर्न क्या है यहाँ पर, ये नॉन रिन्यूएबल का, उदाहरण के तौर पर कोयला, हमेशा आप लोग कोयला नहीं देखने को मिलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कोयला खत्म हो जाएगा। उस टाइम पर आप लोग क्या करोगे, तो जो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी कि यूज करने के बाद में खत्म हो जाते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, यानी कि आप लोग उनको रिन्यू नहीं कर पा रहे हो, जो थे वो खत्म हो गए। हिंदी में अगर शब्द यूज करना हो तो बोलेंगे इसको गैर नवीनीकरण, यानी कि इसको आप लोग न्यू नहीं कर सकते, खत्म हो गया तो हो गया। पर लेकिन रिन्यूएबल क्या रहते हैं, ये अपने आप को एक तरीके से उसी अवस्था में रखते हैं, यानी कि एक तरीके से हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों ने कितनी भी हवा एक तरीके से अपने अंदर कंज्यूम कर ली, पर लेकिन फिर बाहर भी आप लोगों को निकालनी है, तो हमेशा रहेगी। पानी जो है वो हमेशा रहेगा। इनमें दिक्कत क्या हो सकती है, ये पोल्यूट हो सकते हैं पर लेकिन रहेंगे हमेशा। पानी को बर्फ बना सकते हो, बर्फ का पानी बनता है, इसी तरीके से पैटर्न चलता है, तो ये हमेशा रहते हैं। तो यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते हैं, ये रिन्यूएबल कैटेगरी में होते हैं। कुछ ऐसे ही आप लोगों को रिसाइकल्ड देखने को मिलेगा, जैसे मेटल, जो लोहा आज की डेट में है वो हमेशा रहने वाला है, हो सकता है उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, पर लेकिन आप लोगों को कंटिन्यूअसली यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। तो रिसोर्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड ऐसा बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग मेटल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझाने के लिए एक उदाहरण लिया गया, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। वैसे जो सही उदाहरण है वो है विंड और वाटर, यानी कि पानी, और इसी के साथ में जल, जो हमेशा इस धरती पर रहने वाला है। क्योंकि हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर नवंबर में जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं, तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग को यहाँ पर ये काउंट करने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या निकल कर आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है ब्रिटेन लैंड कमीशन, यानी कि एक तरीके से ब्रिटेन लैंड जो कमीशन है, ये सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और यहां से निकल कर आया कि यार हम लोग को इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को कैसे आप लोगों को बैलेंस बना के लेकर चलना है। कई बार क्या होता है, हम लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ब्राजील के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर अमेजन के फॉरेस्ट हैं, तो काफी सारे वो जो जंगल हैं वो बर्बाद किए जा रहे हैं यहाँ पर आज की डेट में खेती को करने के लिए। तो तब से यहाँ पर चीजें चल रही हैं, यहाँ पर 1987 से 1987, यानी कि बहुत से आप लोग बोल सकते हैं कि हम में से शायद कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा उस टाइम तक। तो यहाँ पर उस टाइम से ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, यानी कि पहले से इसके ऊपर बातें करना स्टार्ट कर दी गई थी। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग और जो अर्थ समिट है यहाँ पर, ये बेसिकली जो अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, ये रियो डी जेनेरियो आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्राजील में 1992 में। इसके बाद में यहाँ पर फिर ये चीजें हुई, यानी कि पहले तो 1987 में यहाँ पर बातें की गई, फिर 1992 में यहाँ पर बातें हुई ब्राजील के अंदर में। वैसे काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिससे आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पर याद रखिएगा ये ब्राजील के अंदर में है। जब भी आप लोग यहाँ पर अर्थ समिट के बारे में बात करते हैं, जहां से चीजें स्टार्ट हुई कि हाँ पृथ्वी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं और हमारे चक्षु खुले कि हाँ यार कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, तब से लेके हमेशा ये आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन में बातें होती है, आप लोगों को नजर आती है। नेशनल जो जहां पर रिसोर्सेज को जो अकाउंट करने की बात की जा रही है, पहली बार यूनाइटेड नेशन ने इसके बारे में बात की थी यहाँ पर 1970 में, जब यहाँ पर ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें स्टॉकहोम के अंदर यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर बोला गया कि यार हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड हो क्या रहा है, अपना आप थोड़ा ना हो रहा है, ये बोलना चाहिए था कि हम लोग ना इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बैठकर डिस्कस करते हैं। तो पहली बार जो बातें की गई यहाँ पर इसके ऊपर बैठकर डिस्कस करने के लिए, वो होती 1970 में, और फिर आगे चलकर 1987 में और चीजें बढ़ी, और 1992 में फिर चीजें और आगे बढ़ी। तो यहां से निकल कर आ रहा है ये NRA, यानी कि नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग। अब हम लोग इस पर फोकस देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि जरूरी है जिस तरीके के रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए, तो इसीलिए हम लोग इनके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं। आप लोग बोलने लगोगे सर फायदा क्या है इसका? फायदा इसका ये है कि कल को चलकर हम लोग को पता रहेगा कि हमारे पास में कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो कब तक इसको खत्म कर देंगे। अगर हम लोग को इसको आगे लेकर चलना है तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना है, तो यानी कि सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे जो प्रॉब्लम हमारे सामने है। जब तक प्रॉब्लम ही नहीं होगी पता हमें, तो सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे।
ये बिल्कुल ऐसे ही, जब तक आप लोग कोई गलती कर रहे हैं, आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक आप लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये गलती थी मेरी, तो आप लोग उसका फिर सोल्यूशन भी ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो मानना होता है, उसके बाद में चीजें फिर आगे बढ़ती हैं। कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसके साथ में और अच्छे से आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे ये वाली स्लाइड देखने के बाद में। यहाँ पर बात ये की जा रही है कि अभी हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कैग है, वो यहाँ पर नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग को एक एनालिसिस करेगा। पर लेकिन इसके बारे में बातें होना स्टार्ट हो गई थी 1990 में। पहली बार यहाँ पर एक फर्स्ट इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग एनआरए के बारे में। यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप था, वो यहाँ पर बनाया गया। ये जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप था, इसके द्वारा पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया गोवा के अंदर में 1999-2000 में, और फिर एक्सपर्ट ग्रुप जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2011 में, और फिर ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग इन इंडिया इसके ऊपर काम चला और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2013 में। तो यानी कि 2013 से चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया है कि हाँ कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने आज की डेट में जो भी हमारे पास में आप लोग देखते हैं, रोड बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं, जो भी हम लोग काम बिल्डिंग वगैरह करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको हम लोग काउंट करके चलेंगे। ह्यूमन कैपिटल को हम लोग काउंट कर रहे हैं, नेचुरल कैपिटल को हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं जब हम लोग ये पूरा एक खाका तैयार करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर और प्रोग्रेस हुआ, बात की जा रही है एनवी स्टेट्स के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक, यानी कि आप लोगों को 2018 में इससे रिलेटेड डेटा भी मिलना स्टार्ट हो गया कि फिजिकल टर्म जो मिनरल्स है, वाटर्स है, लैंड है, फॉरेस्ट है, उसके बारे में। इसी के साथ में फिर आगे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस। तो इसको देखा गया, जिसका मतलब ये था समझने का, एक तरीके से जो थ्योरी चली आ रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज को अकाउंट करना है तो कैसे उसको और आगे लेवल पर लेकर चलना है। यानी कि कंट्री में काम स्टार्ट हो गया था पहले से ही कि हाँ भाई साहब ऐसी बर्बादी कर चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा सोल्यूशन निकालना इसका स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है, और इससे क्वेश्चन होगा कि अक्सर अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसका आंसर भी नहीं दे पाएगा कोई। बात की जा रही है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। आप लोगों से पूछ ले कोई ऐसा कोई बोर्ड है क्या, आप लोग जरा सी देर में एग्जाम में बैठकर सर खुजाने लगोगे। और जब पता चलेगा यहाँ पर पूछ ले अगर किस संविधान के आर्टिकल से निकाल कर इसको लाया गया है, तो फिर तो ये समझो कि बस भाई साहब ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा नहीं, पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर सुनोगे ढंग से तो एग्जाम में याद रख पाओगे। 2002 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, जिसको गासप बोलते हैं, यानी कि GASAB, ठीक है। तो ये एक तरीके से निकाल कर लाया गया आर्टिकल 150 जो कि हमारी कंट्री में संविधान के अंदर में है, तो इससे यहाँ पर इसको निकाल कर लेकर आया गया। डिसीजन यहाँ पर क्या हुआ सेटअप करने के लिए GASAB का, ताकि यहाँ पर न्यू प्रायोरिटी को सेट किया जा सके, पब्लिक जो फाइनेंस मैनेजमेंट है उसको ध्यान में रखकर, और जो भी इंटरनेशनल टर्म है, देखिए जो भी काम हम लोग अपने देश में करते हैं ना, उसको थोड़ा सा इस तरीके से करना होता है ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको कोई नुकसान ना हो, वो भी ध्यान में रखकर चलना होता है। तो इसी के चलते हम लोगों ने अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है इफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंसी कैसे यहाँ पर रखनी है, वो सारी बातें रहेगी। पर लेकिन ये सारी बातें क्या है, इसके नाम में ही लगा हुआ है एडवाइजरी, यानी कि ये एक तरीके से एडवाइस देकर गवर्नमेंट को निकल जाएगा। अब गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा कि गवर्नमेंट को क्या करना है। तो इसके द्वारा जो नोडल एडवाइजरी जो बॉडी है, जो भी सिमिलर इनिशिएटिव जो यहाँ पर लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट फिर अपने आप देखती है कि कैसे उसको लेकर चलना है। बेसिकली इनका काम ही होता है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में मेरे पास में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। आप लोग इससे यहाँ पर इस वीडियो से क्या क्या नोट्स बनाते हैं, कितने आप लोग इसको रिवाइज करते हैं, कितने अच्छे से आप लोग टॉपिक को कवर करते हैं, जो आंसर देता हूँ उसके आंसर लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं। इसी के साथ में जो यहाँ पर बातें की जाती है, जो PDF रहती है, क्या उसको डाउनलोड करते हो, वीडियो को आप लोग लाइक या फिर डिसलाइक करते हो, या फिर कोई आंसर पूछता हूँ तो उसके आंसर देते हो। ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम बस इतना यहाँ तक लिमिटेड हो जाता है कि वीडियो बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर पब्लिक कर दी। अब आप लोग उस वीडियो को कैसे ट्रीट करते हो, ये सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है। ये होता है एक तरीके से मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि हाँ यार रिवीजन कर लिया करो, वीडियो बंद कर 2 मिनट के लिए रिकॉल कर लिया करो, वो चीजें मैं बोल सकता हूँ। तो गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप लोग ऐसा कर लिया करो, पर लेकिन मानना है मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कंप्लीटली। जरूरत क्यों पड़ी, जब पहली बार यहाँ पर 1970 में इसको लाया गया था, यूएन के अंदर में इसको डिस्कस किया गया था यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के अंदर में। अच्छा ये भी क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से कोई कि नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग जो है पहली बार कहां पर डिस्कस की गई थी,
और कब डिस्कस की गई थी? तो यूएन की जो कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट थी उसमें डिस्कस किया गया था 1970 में। क्यों डिस्कस किया गया? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यार इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के अंदर में एक बैलेंस जो होना चाहिए तो वो जरूरी है यहाँ पर, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी आप लोगों को लेकर चलना है, साथ ही साथ में इन्वायरमेंट जो है उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उनको बर्बाद नहीं करना है। तो जो भी खर्चा करना है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे उसको बैलेंस करके चलना है, इन्वायरमेंट से क्या क्या निकाल रहे हो, कितना ले सकते हो। इसके लिए क्या चलेगा, ये फायदा पहुंचाएगा प्लानिंग में, पॉलिसी प्लानिंग जो बनाने वाले हैं पॉलिसी, तो उनको पता रहेगा कि हाँ यार इससे ज्यादा तुमको हरकतें नहीं करनी है वरना फिर दिक्कतें हो जानी है। तो ये भी यहाँ पर आप लोग पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहां पर जो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको भी ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, जो कि यहां पर 17 में से 4 ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लाइफ बिलो वाटर हो गया, ठीक है, लाइफ ऑन लैंड हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो ये कुछ ऐसे गोल हैं जो कि डायरेक्टली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर बात करें तो इंडिया भी सिग्नेटरी है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि नेशनल रिसोर्स अकाउंटिंग पे ऊपर हम लोग फोकस देकर चलें, इसलिए हम लोग फोकस भी यहां पर दे रहे हैं। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आप लोगों के लिए। इसी के साथ में यहां पर कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू हो चुका है कि आज की डेट में दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग रहते हैं, आप लोग क्लाइमेट की जो मार है उससे आप लोग दूरी नहीं बना सकते। तो इसलिए बार बार इसके बारे में बातें की जाती है कि इसको कैसे हम लोग को लेकर चलें, यानी कि बेसिक मुद्दा यहां पर बार बार ये रहता है कि इसके लिए आप लोग बैलेंस कैसे बना पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आप लोग यहां पर याद रखिए, मतलब क्या इसका मतलब यह है कि सोसाइटी का और इकोनॉमी का डेवलपमेंट तभी आप लोग आगे लेकर चल पाएंगे जब सारी चीजें जो आपस में रिलेटेड है आप लोग उनमें एक बैलेंस बना पाएंगे। तो यह है कि यहां पर कई सारी जो चीजें हैं उनको काउंट करके चलना होता है। जब आप लोग एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप लोग हर एक लेवल पर तैयारी कर रहे होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, टाइम पे सोना और टाइम पे उठना है, अपने घर वालों से भी बात करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। तो भाई साहब ये पूरी जंग होती है, ये ऐसा नहीं है कि बस एक तरीके से काम हो जाएगा। ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेंगी, तभी आप लोग उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओगे, वरना ये चीजें नहीं होने वाली। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीड क्या है नेचुरल रिसोर्सेज की, तभी आप लोग यहां पर इसके क्वेश्चन का भी आंसर दे पाओगे अगर आंसर राइटिंग में आप लोगों से पूछा जाता है तो। और लेकिन जो सी चीजें सॉरी जैसी चीजें अक्सर दिखती है वैसी होती नहीं है। कई सारी अगर कोई काम करने आप लोग जाते हैं उसके सामने चैलेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग बोलेंगे अब तक लग तो नहीं रहा था कोई चैलेंज होंगे, चैलेंज है बहुत सारे। जब भी आप लोग यहाँ पर अकाउंट करने जाओगे इन सब चीजों को कि हाँ हमारे पास में रिसोर्सेज क्या है, एक तो जो अकाउंट करने वाले होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है, ठीक है, प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जो भी यहाँ पर जो ऑफिसर्स रहेंगे, जो स्टाफ रहेगा, अगर किसी को कुछ काउंट करना है तो उसको उस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है कोई, उसको कोई और काम पकड़ा दिया, ठीक है। जैसे टीचर है उससे टीचिंग का काम लिया जाए अच्छे से तो समझ में आता है। अब जनगणना करने के लिए भी टीचर कोई भेजा जा रहा है वहां पर, वो टीचिंग का काम छोड़ के बेचारा टीचर वहां पे क्या करेगा, ठीक है। एक तरीके से हालांकि यह कर लेगा, ऐसी बात नहीं कि वो कर नहीं पाएगा, पर लेकिन क्या सही है यहाँ पर ये, तो वो सही नहीं है। ये बिल्कुल वही बात हो जाती है कि मछली को बोल रहे हो कि पेट पे चढ़ जा, अरे मछली को पानी में कुदाओ ना और फिर देखो उसके सामने कोई आओ, उसके साथ में कोई दौड़ लगाओ तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये जरूरी है। तो बात की जा रही है कि लिमिटेशन करना, एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर कई सारी लिमिटेशन भी रहती है प्रिपेयर करने में, प्रॉपर मैपिंग नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगी एक तरीके से। तो कहने का मतलब जो डेटा होता है एक प्रॉपर पीरियड में क्या इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने अब तक क्या क्या यूटिलाइज कर लिया है। तो ये सारी चीजें अभी हमारी कंट्री में गूगल अर्थ जो है वो स्टार्ट आप लोगों को होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहां से निकल कर आ रही है, यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि आज के डेट में जो मैप किए जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर निकल कर आ रही हैं चीजें आराम आराम से, वरना अब तक आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर मल्टीपल एजेंसी ऐसी हैं आज की डेट में अगर बात करें जो कि डेटा इकट्ठा करती है, ठीक है। तो मैप अगर किसी को तैयार करना है तो एक ही एजेंसी होनी चाहिए, रिसोर्सेज किसी को इकट्ठा करना है तो एक एजेंसी होनी चाहिए, तो उसी के हाथ में काम रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक घर में कई सारे चौधरी हो जाएं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए कहते हैं कि घर में बागडोर जो होनी चाहिए एक इंसान के हाथ में होनी चाहिए एटलीस्ट, जिसकी सब सुने। अगर सारे चौधरी बन जाएंगे तो उस घर का जो है बेड़ा गर्क होना जरूरी है, जरूरी नहीं है, मतलब लाजमी है, ठीक है। जरूर मैं तो कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं ना, जरूरी तो मतलब होगा ही होगा, मतलब वो एक तरीके से, पर लेकिन हो जाता है जब इंसान जो है एक पैटर्न में नहीं चलता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो आवश्यकता क्या थी वो देख लिया, अब इसके चैलेंजेस क्या हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। ये जो काम कर रहे हैं हमारे देश में, ये कर रहे हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो संविधान के जब अंदर आप लोग जाओगे तो कैग के बारे में कहां पर मेंशन है, तो आर्टिकल 148 आप लोगों से हमेशा पूछा जाता है।
अगर बात करें इंडियन ऑडिट और अकाउंट जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में, और इसी के साथ में इनको पब्लिक पर्स यानी कि हमारी जो मनी होती है ना उसका रखवाला भी इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसे इंसान है जो कि यहाँ पर जो खासकर, हालांकि इनकी कमजोरी आप लोग बोल सकते हो, जब तक पैसा खर्च नहीं हुआ तब तक इनका कोई रोल नहीं है। जैसे ही पैसा खर्च हो गया ये चेक करने आ जाएंगे कि पैसा जो है वो कहां पर खर्च किया गया और कैसे खर्च किया गया। तो आप लोगों को इसीलिए यहां पर कई बार अगर कैग के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट लिखने के लिए आ जाए तो वहां पर आप लोग लिख सकते हो कि कैग में क्या क्या सुधार होना चाहिए। यूके का जो कैग है, यूनाइटेड किंगडम का, उसको ये पावर दे रखी है कि पैसा जो खर्च होना है उसमें भी वो इंटरफेयर कर सकता है कि भाई साहब गलत जगह पैसा खर्च करने जा रहे हो। पर लेकिन हमारा कैग क्या है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब चिड़िया खेत चुग कर चली गई हमारा कैग तब आता है। पर लेकिन यूएसए का जो कैग है, सॉरी जो यूके का जो कैग है वो पहले ही उसमें इंटरफेयर कर सकता है। आई थिंक यूएसए का भी है, उनका कंफर्म नहीं मुझे, पर हमारी कंट्री का कैग जो बाद में आता है, जिसकी वजह से बात करते हैं कि ये प्रिवेंशन का काम नहीं करता है, ये बस क्योर का काम करता है। यानी कि हमारा कैग जो है वो मेडिसिन है, जबकि यहां पर काम करना चाहिए था इसको वैक्सीनेशन का, यानी कि बीमारी होने से पहले ही उसको रोक देना। पर यहां पर सेंट्रल स्टेट दोनों के लिए यहां पर काम करते हैं। इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडिया, जो हमारी कंट्री में अगर बात करिए अपनी ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और पार्लियामेंट के हिसाब से जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर यहां पर ये आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में कैग कौन है आप लोगों को ये बताना है, पता है कौन है कैग आज के डेट में? तो यहां पर ये है कैग, इनका नाम है जीसी मुर्मू, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और 14th नंबर के कैग आप लोगों को ये नजर आएंगे। कई सारे आर्टिकल हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों के लिए डाल दिए गए हैं, ये आप लोग देखते हैं, हालांकि ये काफी स्टैटिक पोर्शन हो जाता है। फिर आर्टिकल 148 है यहाँ पर इनके बारे में, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150, आर्टिकल 151, आर्टिकल 279। तो ये जो आर्टिकल यहाँ पर दे रखे हैं ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से पॉलिटी में काफी डिटेल में डिस्कस कर रखी है। तो पॉलिटी का आज का चैप्टर आप लोग जाकर रिवाइज कर सकते हैं, कैग वाला लिख देना उसमें, बेसिकली यूट्यूब पर जाकर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर कैग बाय वीर, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने वहां पर खुलकर आ जाएंगी। वैसे कुछ कुछ चीजें यहां पर भी लगा दी है कि कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है, क्या क्या टर्म कंडीशन होती है। तो 65 साल या फिर 6 साल जो भी पहले रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से यहां पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। रिजाइन कर सकते हैं अपना जो लेटर है प्रेसिडेंट को सौंप कर यहाँ, या फिर इनको हटाया जा सकता है इन द सेम मैनर ऑफ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यानी कि नॉर्मली हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं ना कि हाँ इंपीचमेंट कर दिया, पर लेकिन इंपीचमेंट नहीं, यहाँ पर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे यहाँ पर इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो है पूरा प्रोसीजर जो है रिमूवल का, तो बेसिस ऑन द रिजोल्यूशन जो हाउस में आता है यहाँ पर निकलकर, तो स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मिसबिहेव या फिर इनकैपेसिटी रहे, यानी कि लगे कि इंसान जो है सही से बिहेव नहीं कर रहा है, या फिर इनकैपेसिटी में है यानी कि सही से कैपेसिटी नहीं है इसकी, तभी यहाँ पर इस इंसान को जो है हटाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बेसिक जो है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के कई बार एग्जाम में बनते हैं। ड्यूटीज क्या रहती है? ड्यूटी सारी शानदार है यहाँ पर कैग की। आप लोगों का जो जो पैसा है सारा जहां भी खर्च होता है, चाहे वो यूटी के अंदर में हो, चाहे वो कंटिजेंसी फंड या फिर जो पब्लिक अकाउंट फंड या फिर कंसोलिडेटेड फंड हो, यहाँ पर ईच स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं उसका पैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टेट की या सेंटर की जो बॉडीज हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग जो भी खर्चा कर रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से उसमें देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर जो जो भी चीजें आती हैं बेसिकली इसका पर्पज ये रहता है कि देखे तो सही कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये फाइनल ऑथोरिटी है हमारी कंट्री में ये सारी चीजें चेक करने के लिए, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है। यहां से रिपोर्ट के बारे में आप लोग यहां पर याद रखते हैं, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं एक तरीके से जो भी इनका एनालिसिस किया जाता है। तो ऑडिट जो रिपोर्ट रहती है रिलेटेड टू अकाउंट सेंट्रल स्टेट के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में जाती है, और अगर स्टेट की हो तो गवर्नर के पास में जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको पार्लियामेंट में रखते हैं जनता के सामने, और गवर्नर जो है उसको स्टेट के सामने रखते हैं। तो फिर इसी के चलते चीजें समझ में आती हैं। 3 रिपोर्ट नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, इसी के साथ में ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस, और ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 रिपोर्ट यहां पर इनकी निकल कर आती हैं। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट से भी पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी सारी चीजें। अब कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है मुझे तो तब पता चलेगा जब क्वेश्चन के आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया ऑडिट के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में, कहां से यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ये निकल कर आए, किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, क्या क्या इससे रिलेटेड यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री में एक एडवाइजरी बोर्ड था, क्या इससे रिलेटेड यहाँ पर रिसोर्सेज थे, यहाँ पर जो भी इसकी नीड थी, क्या जरूरत थी, यहाँ पर वो नीड तो थी पर लेकिन चैलेंजेस क्या थे यहाँ पर। इसी के साथ में कैग क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली, बेसिक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल संविधान के अंदर क्या है वो देख लिए, और यहाँ पर इसी के साथ में ड्यूटीज क्या है वो देखी, रिपोर्ट्स कौन सी है वो देखी। अब क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को और उनका अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है यहां पर, ये तो आसान सा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कैग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर हैं, ठीक है। तो कौन है फिलहाल आज की डेट में, ठीक है।
आज के में तो पहले तो ये बताना है, और ये किसके द्वारा बोला गया था, हु सेड द कैग शैल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से पूछा जाता है कई बार, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये मैंने पॉलिटी वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया कि इंपोर्टेंट ऑफिस, इंपोर्टेंट एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये एग्जैक्टली आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक आंसर हो गया, बेसिक यहां पर आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका सी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बड़ा ही डिटेल में भी है यहाँ पर, ये पूरा एक टॉपिक लगभग आप लोगों का एक ओवरव्यू यहाँ पर करा देगा, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बोला गया कि करंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो यहाँ पर कौन सी फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेकर चलता है, ये आप लोग को बताना है। ए बोला गया ऑडिट एंड द रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल ईच स्टेट। बी बोला गया ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ एनी अदर ऑथोरिटी एज रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नर। तीसरा बोला गया कि कंप्लायंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स। तीसरा बोला गया टू एक तरीके से असरटेन, ठीक है, तो एंड एक तरीके से सर्टिफाई द नेट जो इनकम है, तो एनी टैक्स और ड्यूटी। तीसरा बोला गया कंट्रोल, एक तरीके से कंट्रोल करना ऑफ ट्रेजरी ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहां पर सही आंसर यहां पर क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप लोग जो स्टेटमेंट मैंने बता रखी है तो आप लोग उसके बेस पर इसका आंसर यहां पर दे सकते हैं। क्या लास्ट वाली स्टेटमेंट आप लोगों को सही लग रही है कि कंट्रोल करेगा ये फाइनेंस वगैरह, तो अगर ये वाली आप लोगों को नहीं लग रही है तो इसका मतलब दो तो आप लोगों की स्टेटमेंट दोनों एक ही कटी है ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या ये अकाउंट वगैरह को मेंटेन करने का काम करता है क्या, यहाँ पर ये अकाउंट मेंटेन करेगा तो ये खर्चा भी नहीं करने देगा, ये तो जब खर्च कर दे तुमने तब देखने आता है। तो इसको जैसे आप लोग देखोगे, ये अगर आप लोगों को पता है ये गलत हो गया तो फिर तो आप लोग आंसर यहाँ पर निकाल कर ले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ टॉपिक को जब आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आप लोग उसकी जड़ पकड़ पाओगे कि अच्छा ये होगा यहाँ पर। तो इसलिए कहता हूँ कि बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये भी अगर आप लोगों ने कवर कर लिया, बेसिक्स और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में अनकंफर्टेबल नहीं करेगा, और आप लोग आसानी से बोल सकते हो वाह यार कितना आसान पेपर था। और आप लोग बोलते भी हो जब पेपर देकर आते हो, तो फीडबैक जरूर दिया करो studyloverveer@gmail.com पर, जब भी आप लोग पेपर देकर आते हो। और जो भी पेपर होता है वो पेपर भी आप लोग सेंड कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए। इससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं कि हाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ। तो फीडबैक का काम करता है एक तरीके से कि हाँ जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो सही चल रहा है, सिलेक्शन आप लोग हो रहे हैं, और उसी पर्पज के लिए आप लोगों को लेक्चर रहता है ये, ठीक है। जो मैंने अभी कैग के बारे में पढ़ाया है, अगर वो स्टेटमेंट भी आप लोग अकेली ध्यान रख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर देंगे। जैसे कि पढ़ो आप लोग सारी स्टेटमेंट और वीडियो को पॉज कर आंसर दो, आप लोग को पता चल जाएगा मैंने क्या बोला है। शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। यहां पर देखिए लास्ट स्टेटमेंट देखिए, ही हैज कंट्रोल ओवर द इशू मनी, यानी कि जो मनी इशू की जाती है उसके ऊपर कंट्रोल है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी मैंने क्या समझा आप लोगों को मैंने बताया ना कि ये मनी इशू करने में इसका कोई हाथ नहीं रहता है, जब मनी खर्च हो जाती है तब भाई साहब पिक्चर में आते हैं, यानी कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है तभी आते हैं। तो इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट अगर अकेले आप लोगों को पता है तो इसका मतलब आंसर ये हो गया। तो आप लोगों को देखिए एग्जाम में ना कई बार ऐसा होता है कि कई सारी स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं पता होती है, पर लेकिन आप लोगों को जो नॉलेज आप लोगों के पास में है वो एक बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका करना है और उसके बेस पर आप लोगों को आंसर देने हैं। तो ये आप लोग जब करना सीख जाओगे तो इसका मतलब ये कि आप लोग सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, जिसको NCAVES प्रोजेक्ट बोला गया है। ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाना है ताकि आप लोग इसको वैसे याद रख सको। तो ये फंड किया गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये NCAVES तो ये किसके द्वारा फंड किया गया था, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। पर लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है इसको, तो बोला गया यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स एंड जो डिवीजन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या फिर सेक्रेटरिएट ऑफ द जो कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ABCFD। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर D। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं सारे मिलकर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो ये प्रोजेक्ट है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट जो है ये इंप्लीमेंट किया था हमारी कंट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कोलैबोरेट करती है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और नेशनल जो यहाँ पर नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है NRSC, तो ये इंप्लीमेंट करते हैं। तो यानी कि आप लोगों को पता है इंटरनेशनल लेवल पर कौन इंप्लीमेंट कर रहा है और हमारे देश में कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। तो यहां पर तो मैंने इंटरनेशनल वाले का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा है, हो सकता है कि कल वो क्वेश्चन ये बन जाए कि हमारे देश में इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, तो वो क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों का और बन जाएगा यहां से, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट टॉपिक। तो इस तरीके से टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है।
तो फीडबैक जरूर देना यार, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, 1 सेकंड आप लोगों को लगेगा, जैसा भी आप लोगों को टॉपिक लगा है। और कुछ सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसका ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल पोस्टमार्टम हो जाए, तब है जिंदगी जीने मजा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशन के बारे में है। आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के अंदर ही पूछे जाते हैं और आप लोगों से आंसर राइटिंग के अंदर जो मेंस वाला पोर्शन है वहाँ पर भी बनते हैं। अभी न्यूज़ में किस लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और उज्बेकिस्तान जो कि एक बहुत ही प्यारी सी कंट्री है सेंट्रल एशिया के अंदर में, अभी आप लोगों को मैप के अंदर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मैप के हिसाब से अगर आप लोग देखना चाहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी उज्बेकिस्तान की। इसके आसपास में अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड, नीचे तुर्कमेनिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऊपर कजाकिस्तान हो गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर तजाकिस्तान, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो अफगानिस्तान, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो पाकिस्तान। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करें किसके बारे में, हम लोग बात करें यहाँ पर उज्बेकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो 13वां सेशन अभी यहाँ पर देखने को मिला इंडिया और उज्बेकिस्तान का, और इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये सेशन भी हुआ और हुआ भी तो हमारे देश के अंदर में, यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर में। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो पीयूष गोयल साहब जो हैं, उसने इंडिया और उज्बेकिस्तान के जो रिलेशन है उनको एक तरीके से अलग तरीके से देखा और उसी के बारे में कई सारी बातें बोली, जो कि आर्टिकल के अंदर भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक काफ़ी प्यारा सा टॉपिक आप लोगों का बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप लोग इसको देखेंगे। प्रीलिम्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वियतनाम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के बारे में भी जानेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर जो अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, इतनी सारी मिनिस्ट्री अकेले लिए बैठे हैं पीयूष गोयल साहब। तो इनके द्वारा यहाँ पर बोला गया अभी जो विजन है उसको अच्छे से लेकर चला जाएगा इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशन को। और इसी के साथ में दोनों नेशन जो हैं वो 30 साल अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी डिप्लोमेटिक टाई के। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, तो इनके बारे में आप लोग कुछ ऐसे नोट्स बना लिया करें कि उससे आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप लोग ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखें। अभी मैंने आप लोगों को बताया सेंट्रल एशिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो दोनों के रिलेशन जो है कुछ तो हैं और कुछ और आगे बढ़ाने। तो आगे बढ़ाने के लिए कुछ एरिया होना चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। तो ये जो रोड मैप है यहाँ पर, ये 7 ऐसे एरिया हैं जिनके चलते यहाँ पर रोड मैप निकल कर आ रहा है, जिनमें हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। यानी कि ये एरिया ऐसे हैं जिनमें कोऑपरेट कर सकते हैं। देखिए कोऑपरेशन कब होता है, जब 2 कंट्री की रिक्वायरमेंट जो हो वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मिलती हो। अगर पता चला एक कंट्री जो है वो चाहती है कि हम लोग जो है आलू खरीदें और दूसरी कंट्री चाहती है कि हम लोग टमाटर खरीदें, पर लेकिन टमाटर खरीदने और इसके पास में टमाटर है ही नहीं, इसको आलू खरीदने इसके पास में आलू है ही नहीं, तो क्या रिलेशन आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर ये ऐसा इंसान ढूंढेंगे जिसके साथ में रिलेशन आगे बढ़ सके। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे शादी करनी है, सामने वाले को ऐसा लड़का चाहिए और सामने वाली को ऐसी लड़की चाहिए। तो जब दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो तभी शादी होगी। तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट, स्पेस कोऑपरेशन, एग्री और डेयरी, फर्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और यहाँ पर इंटर रिलीजन जो एक तरीके से रीजनल कोऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों कंट्री के द्वारा बोला गया कि हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलेंगे, कनेक्टिविटी की और कोऑपरेशन की भी। यानी कि कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इसीलिए जो ये पर्टिकुलर कंट्री है इसका आप लोग अगर लोकेशन यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इसलिए बात करते हैं कि ईरान के अंदर में जो हम लोग चाबार पोर्ट डेवलप करते हैं, तो उसके चलते हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर इस कंट्री के साथ में भी कनेक्टिविटी अच्छी बन जाए। यानी कि अगर आप लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, ठीक है, हम लोग ईरान में गए, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान में चले गए। अफगानिस्तान में तो इतनी शांति रहती नहीं है कि यहाँ से होकर चला जा सके, तो मेन रीज़न जो है वो ईरान हमारे हाथ लगता है कि यार ईरान के थ्रू हम लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इसलिए ईरान पर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादा फोकस डाल दिया करते हैं। तो ईरान जो है उसको लेकर हम लोग चलते हैं। और ऊपर से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा थोड़ा सा, जब आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो उसको और अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोविड-19 के चलते हुए भी हमारा ट्रेड जो है वो कम नहीं हुआ। यानी कि वो नहीं है शोले मूवी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कोविड-19 आ गया पर दोस्ती नहीं तोड़ी। जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है 247 मिलियन 2019-20 में,
और 2021 में 2022 में ये 342 हो गया है। तो यानी कि काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, लगभग 100 मिलियन का। ठीक है, तो ये एक तरीके से 38% का ग्रोथ है, जो कि अपने आप में मायने रखता है कि कोविड-19 भी बीच में आ गया, फिर भी हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे बढ़े। कुछ और बातें अगर आप लोगों से पूछ ले कि कहाँ कहाँ पर हमारा रिलेशन है, तो एक आंसर राइटिंग का अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। जैसे कि डिफेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दोनों कंट्री मिलकर, हमारे और इसके बीच में जो उज्बेकिस्तान के बीच में, तो यहाँ पर दस्तलिक, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये इंडिया की किस कंट्री के साथ में, तो ये है उज्बेकिस्तान के साथ में। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो दोनों कंट्री बोलते हैं कि हाँ, कि टेररिज्म को रोकना है। इसी के साथ में ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी कि हमारे देश में कोई गलत हरकतें कर कर किसी और देश में भाग गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। या इलिसिट जो ट्रैफिकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, इलीगल ट्रैफिकिंग, यानी कि गलत तरीके से लोगों को खरीदना और बेचना, कई बार उनको स्लेव बनाकर रखा जाता है, या फिर स्मगलिंग की देखने को मिलती है, और कई बार तो काउंटरफिट करेंसी का भी इशू निकल कर आता है, और जो नशीली दवाइयां होती हैं वो भी इशू निकल कर आता है। तो इन मुद्दों पर हम दोनों के समान विचार हैं, यानी कि हम लोग इस पर मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में बात करें तो हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे एरिया हैं जो कि हम लोग जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर उज्बेकिस्तान के अंदर में। और यहाँ पर ओपन किया गया कैंपस हमारी कंट्री की यूनिवर्सिटी अमेठी और इसी के साथ में शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो दो जगह यहाँ पर आप लोगों को जो उज्बेकिस्तान के अंदर में, एक तो है यहाँ पर ताशकंद, जो कि नॉर्मली आप लोग कैपिटल देख सकते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है अदीजन, तो ये इसके लोकल एरिया है। तो अमेठी और शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर अपने सेंटर खोलेंगे। तो कल को एक क्वेश्चन प्यारा सा बन जाएगा कि हमारी कंट्री में जो अमेठी और शारदा यूनिवर्सिटी है, उसने कौन से देश के अंदर में सेंटर खोले, और अगर डायरेक्ट मैच करने के लिए भी आ जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों वाला एरिया एक ऐसा एरिया है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसमें बादशाह हैं, तो दूसरों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसमें आसानी से, तो ये जरूरी है। इसी के साथ में और भी कई सारे एरिया हैं जिसमें हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। आई क्रिएट जो है यहाँ पर, ये मिलकर हम लोग काम करते हैं, एक इंस्टीट्यूट है लाइक आई क्रिएट, जो कि यहाँ पर एक्टिवली कोऑपरेट करता है उज्बेक के साथ में। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप सिस्टम को स्टार्ट करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए कल को आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अभी तो फिलहाल आप लोग नॉर्मल तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, एक जॉब है, अपना आए और मजे में लेट गए। बिजनेस में इंसान के चारों चक्षु खुल जाते हैं, चारों तरफ से इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि हालत खराब हो जाती है। तो वहां पर एक बैलेंस बनाना, सही तरीके के इंसान होना, इसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीजें लेकर चल रहे हैं, तो बहुत ही सिस्टमेटिक हमें चीजें चलनी चाहिए। तो ये यहाँ पर जरूरी है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो स्टार्टअप में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का काफी जरूरी है। पता चला सारी चीजें हैं पर लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं दे रही है, तो भाई कैसे काम करेंगे आगे, तो वो भी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर निकल कर आता है। तो टूरिज्म जो है यहाँ पर, ये उज्बेक गवर्नमेंट जो है वो एक्सटेंड करती है ई वीजा फैसिलिटी। ई वीजा फैसिलिटी काफी इंटरेस्टिंग रहती है, जिसके चलते टूरिस्ट जो रहते हैं आसानी से उनको वीजा मिल जाता है, ज्यादा ताक झांक नहीं करनी पड़ती है, और आराम से वीजा लेकर, वो भी एक तरीके से बिना कागज पत्तर के, आसानी से कंट्री में विजिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड किया जाता है ई वीजा, ताकि आराम से लोग जो है आ जा सकें। सोलर पावर में अगर बात करें तो हमारी कंट्री, जिसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उज्बेकिस्तान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और यहाँ पर ये इसका पार्ट भी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। बायलैटरल जब रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा, तो नेशनल कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बातें की जा सकती है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया और उज्बेकिस्तान के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि एक दूसरे की कंट्री के अंदर में कैसे म्यूचुअली हम लोग काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग दो दोस्त हैं और हर हफ्ते आप लोगों की लड़ाई हो जाती है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो एक बार बैठकर हफ्ते में डिसाइड कर लिया करो कि यार इस मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो क्योंकि म्यूचुअली आप लोगों को फायदा होगा इससे दोनों को, तो यहाँ पर ये म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ से निकल कर आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब दो कंट्री इस तरीके से मिलकर आपस में बातें करती हैं। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से निकल के आता है। मल्टीलेटरल इनिशिएटिव कई सारे हैं, जैसे इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो यहाँ पर मिलकर जो भी हमारे इश्यूज हैं, जो कि हम बिजनेस को आगे लेकर चल रहे हैं, उनके बारे में बातें की जाती है, जिसके चलते हम लोग अच्छे से एक दूसरी कंट्री के साथ में एक व्यापार को आगे बढ़ा पाते हैं। और व्यापार जैसे आगे बढ़ता है वैसे यहाँ पर पैसा भी आता है, इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, दो कंट्री की अच्छी कनेक्टिविटी बनती है, इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे का कोऑपरेशन मिलता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के सपोर्ट से निकल कर आती हैं। इसीलिए
कंट्री की अलग अलग जो डिग्नेटरी है वो अलग अलग कंट्री में विजिट करती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि रिलेशन अच्छे बने रहे, कहीं पर सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वहाँ पर सपोर्ट मिल सके। जब ट्रेड को आप लोग काउंट कर देखोगे तो वो मैक्सिमम हमारे फेवर में ही है। 2014 से लेकर अगर 2020 तक भी आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे तो मैक्सिमम हमसे इंपोर्ट करते हैं उज्बेकिस्तान में लोग। तो यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 423 जो यहाँ पर मिलियन डॉलर इंपोर्ट किया गया, जबकि हम लोगों ने उनसे क्या इंपोर्ट किया, हम लोगों ने उनसे ओनली 19.2 यहाँ पर इंपोर्ट किया, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल जो ट्रेड टर्नओवर है तो यहाँ पर आप लोगों को 442 मिलियन के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कल को चलकर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास में रहती है और क्वेश्चन अगर बन जाता है एग्जाम में तो आप लोग उसको इस तरीके से टैकल करिएगा ताकि लगे कि हाँ यार ढंग से चीजें पढ़कर चला गया है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पहले भी करवा चुका हूं, देखता हूं किस को याद है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है और फिर से आप लोग इसको अटेम्प्ट यहां पर कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर अभी एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, एक ऐसा सी या फिर लेक आप लोग बोल सकते हैं, जो यहाँ पर काफी हद तक ड्राई यानी कि सूखा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है एरियल सी, ब्लैक सी, लेक जो बाइकल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 ओनली और डी में बोला गया 1 and 3। तो ए, बी, सी या फिर डी में सही आंसर क्या होगा अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूं सही आंसर कौन देता है, फिर आप लोगों को आंसर एक्सप्लेन करता हूं। वैसे इसका सही आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ए इसका सही आंसर है यहाँ पर। जो यहाँ पर बात की जा रही है जो काफी हद तक जो ड्राई हो चुका है वो है एरियल सी। एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, वैसे इसको एरियल नहीं इसको अरल बोलेंगे और मैं अक्सर इसको एरियल बोल देता हूं। आप लोग यहां पर इसको देख पा रहे हैं, यहां पर पानी जो है वो ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि सूख चुका है ये एरिया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास वाले रीजन में क्या इंपैक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पानी जो है इसका अरल सी का जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। ब्लैक सी तो आप लोगों को पता ही है, ये तो इतना ज्यादा न्यूज में है कि शायद ही कोई सी इतना न्यूज में रहा होगा। वो नहीं कहते हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो ये ब्लैक सी है जो आप लोगों के सामने रसिया और यूक्रेन की वजह से न्यूज में है। इधर अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक बैकल का है, अभी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, या फिर लेक बेकाल भी आप लोग बोल सकते हैं। लेकर चलते हैं पर्टिकुलर लेक के पास में, तो ये आप लोगों को रसिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो काफी शानदार लेक है यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो ये याद रख सकते हैं क्योंकि ऐसी लेक जो है आप लोगों से मैच करने के लिए पूछ ली जाती है कि मैच कर बताओ कि एग्जैक्टली किस कंट्री के अंदर आप लोगों को ये लेक देखने को मिलती है। तो यूपीएससी क्या करती है अक्सर आप लोगों से, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाकर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर पर्टिकुलर एरिया याद रखोगे तो ये एक मैप बेस्ड बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये लेक बाइकल हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, और ये सारी चीजें आप लोगों को बताई रखी है कि सी ऑफ एजोब से अगर आप लोगों को ब्लैक सी में आना है तो क्रेच स्टेट है यहाँ पर। ये यहाँ से अगर आप लोगों को ब्लैक सी से अगर यहाँ पर सी ऑफ मामरा में आना है तो बॉस्फोरस स्टेट है। सी ऑफ मामरा से अगर एजिनियन सी में आना है तो डेर्डेनियल स्टेट है, और आप लोग फिर जाकर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में मिल जाएंगे। तो ये मैप ऐसा है जो कि बहुत ह्यूज न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आर्टिकल, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं अगर कोई डाउट भी आप लोगों का रह गया हो तो। ओके, तो अच्छे से एंजॉय किया करो और ऐसे पढ़ो टॉपिक को कि किसी को पढ़ा सको। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है यहाँ पर, पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कवर किया गया, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है गवर्नमेंट का। तो इसको आप लोग टॉपिक को अच्छे से सुनिएगा। टॉपिक जब खत्म होगा तो एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चन से पता चलेगा ये टॉपिक आप लोगों ने कितने अच्छे से सुना है। इससे यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है, और गवर्नेंस में भी ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले तो आप लोग को ई गवर्नेंस क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा। ये टॉपिक कहाँ से आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट इनिशिएटिव या ई गवर्नेंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है वो कंडक्ट कराया गया, तो किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस, जो यहाँ पर DARPG है, इसके द्वारा यहाँ पर ये कंडक्ट कराया गया। 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नेस्कॉम और KPMG, ये बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा मिलकर एक तरीका ये नॉलेज पार्टनर है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो आप लोगों को ई गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करो एक बार, आप लोगों से पूछ रहा है एक छोटा सा बच्चा कि भैया दीदी एक बार ई गवर्नेंस के बारे में बताओ ना, ई गवर्नेंस क्या होता है, तो आप लोग उसको क्या आंसर दोगे। तो ई गवर्नेंस के बारे में आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली ई गवर्नेंस जो सिस्टम है ये एक तरीके से इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ये यूज करता है आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यानी कि जैसे WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, या फिर इंटरनेट हो गया, या फिर मोबाइल हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया।
तो इनका इस्तेमाल कर कर जो गवर्नमेंट है वो वेरियस सेक्टर के साथ में कनेक्ट होती है और वहां पर अपनी गवर्नेंस यानी कि सर्विस को इनहेंस करती है। तो उसको ई गवर्नेंस यहां पर बोलते हैं जब यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है इसको, कोई पब्लिक सेक्टर भी यूज कर सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर सकता है अगर उसको यहां पर इसको इंप्रूव करना है। पर गवर्नेंस सब जो है नॉर्मली वो गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए यहां पर इसको ई गवर्नेंस आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो यहां पर कैसे यहां पर डिजिटल सिग्नेचर करना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होना है, कैसे यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग होनी है, होस्टिंग कहां से मिलेगी, इंटरऑपरेबिलिटी, डिलीवरी सर्विस, क्लाइंट सपोर्ट या सिक्योरिटी आइडेंटिटी, तो ये सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम लोग काफी हद तक ये लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग इंटरनेट से इसको सुन रहे हैं, मैं इसको बनाकर अपलोड करता हूं इंटरनेट के ऊपर, तब आप लोग इस लेक्चर को सुन पाते हैं। तो सारी चीजें जो है इसका बेस कहां पर आ गया, वो आ गया इंटरनेट के ऊपर। तो यहां पर ई गवर्नेंस में जो ई है इसलिए यहां पर इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू यहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया आप लोगों के लिए। तो ये जो पूरा यहां पर असेसमेंट है यहां पर जो यहां पर ये कंडक्ट कराया गया है, इसमें ये देखा जाता है कि कौन इफेक्टिवली अपनी सर्विस को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में यहां पर सिटीजन तक चीजें पहुंचा रहा है। तो यहां पर इसका फर्स्ट जब यहां पर इसका इवोल्यूशन किया गया, यानी कि एक इवेल्युएशन किया गया इसका, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बोला गया कि रैंक 1 अंडर द सेंट्रल मिनिस्टर पोर्टल, और इसी के साथ में डिजिटल पोर्टल जो है वो रैंक 2 आया अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल। तो यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। अभी नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी जो असेसमेंट है यहां पर, इसके बारे में अगर बेसिक बातें करूं तो ये एक तरीके से जो यहां पर जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जिसको आप लोग DARPG बोलते हैं, तो यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट इन 2019, ठीक है। तो यहां पर ई गवर्नेंस को प्रोवाइड कराने के लिए इसको यहां पर स्टार्ट किया था, जिसके चलते यहां पर ये एक रिपोर्ट आती है यहां पर 2021 में प्रिपेयर किया था असेसमेंट की कैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है ई गवर्नेंस के फील्ड में। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोल दूं आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है और फिर मैं आप लोगों को बोलूं कि एनालिसिस करना है इसका बैठकर, तो यहां पर एक आर्टिकल जो सबसे अच्छा यहां पर रहा उसके ऊपर क्वेश्चन दिया जाए और फिर उसके ऊपर आप लोग आंसर लिखें जो जो डिस्कस किया है, ठीक है। तो फिर उसको आप एक दूसरे के साथ में असेसमेंट करो कि किसने अच्छे से आंसर लिखा है, तो एक तरीके से वो पूरा सिस्टम आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो स्टेट है यूनियन टेरिटरी है फोकस देते हैं यहां पर जो भी ऑन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज कि किस तरीके से ई डिलीवरी सर्विस चल रही है, रेस्पेक्टिव जो भी यहां पर गवर्नमेंट है वो इंप्रूव करती है अपनी डिलीवरी ताकि अच्छे लेवल पर यहां पर काम किया जा सके। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर जो 2021 जो कवर कर रहा है सर्विस अक्रॉस द 7 सेक्टर, तो यहां पर फाइनेंस, लेबर, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस और यूटिलिटी सर्विस, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट और टूरिज्म, यानी कि ये 7 एरिया ऐसे हैं जहां पर चेक किया गया कि जो गवर्नेंस है वो कैसा रहा। तो यहां पर इन एरिया में अगर चीजें अच्छी चल रही हैं तो उसको एनालिसिस करके यहां पर देखा गया। तो इसके एनालिसिस करने के कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होंगे, जैसे मैं बोलूं कि नंबर मिलने हैं आप लोगों को 10 में से, यानी कि मैं बोलूं कि आप लोग मुझे 10 में से नंबर देने हैं, ठीक है। तो इसमें से कैसे कैसे आप लोग नंबर दे सकते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं उसमें आप लोगों को कैसा लगा कि हाँ टॉपिक अच्छे समझ में आ गया, तो इसमें आप लोग नंबर दे सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं बोलूं कि पीपीटी कैसी बनी हुई है, ठीक है, तो पीपीटी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो नंबर दे सकते हैं या फिर आप लोग कट कर सकते हैं। तीसरा मैं यहां पर बोलूं जो पीपीटी के अंदर जिस तरीके से जो पिक्चर का यूटिलाइजेशन के रखा है उनकी क्वालिटी कैसी है, दिख नहीं रही है, धुंधली है या फिर कैसी है, पीपीटी अच्छी बनी है फिर गलत बनी है, तो उस पर आप लोग यहां पर नंबर दे सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो आज की डेट में बात करें तो लेक्चर से रिलेटेड अगर बात की जाए तो टाइमिंग क्या है लेक्चर की, जो टाइमिंग दे रखी है तो उस तरीके से डिलीवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसके ऊपर आप लोग मार्क्स दे सकते हैं। तो इनके इस तरीके से 4 क्राइटेरिया यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को बनाकर दे दिया, इसी तरीके से 4 क्राइटेरिया, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, कंटेंट की अवेलेबिलिटी कैसी है, ईज ऑफ यूज भी होना चाहिए, यानी कि लेक्चर ऐसा है कि पता चला मैंने डाल दिया फिर बोला कि 1 घंटे में देख लो फिर डिलीट कर दूंगा वरना, ठीक है, तो ये गलत है एक तरीके से, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर इनके द्वारा जब निकाले जाते हैं इन 7 एरिया के, तो इन 4 पैरामीटर के बेस पर पता चलता है कि चीजें क्या चल रही है। हालांकि कई बार ऐसा रहता है कि यहां पर आप लोग ऐसा नहीं कि बस ये चीजें देखकर ही आप लोग देखोगे, कई बार आप लोग देखोगे पढ़ाते टाइम में कैसा हूं, खुश हूं या फिर मैं दुखी हूं, ठीक है।
पता चला मुझे गुस्सा आ रहा है किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर, मैं लेक्चर में आकर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, या लेक्चर में आके मैं इमोशनल हो गया, घर में या आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसके चलते मुझे आंखों में आंसू आ गए, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर लेक्चर के साथ में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि एक तरीके से एंड सर्विस डिलीवरी, क्योंकि जैसा इंसान का अंदर का मूड रहता है ना वो लेक्चर में दिखता है। यानी कि इंसान अगर खुश है तो मैं खुशी खुशी लेक्चर लूंगा, ठीक है। अगर मैं दुख हूं तो अंदर से मैं दुखी दुखी रहूंगा लेक्चर डिलीवर करते हुए भी। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अब तो आदत पड़ गई कि कितना भी दुखी क्यों ना हो अंदर से, पर लेकिन जब लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो नॉर्मली अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आप लोग काम में किसी में रम जाते हो तो फिर उस काम को करने में आप लोग को अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, तो फिर आप लोग कई सारी चीजें अपने अंदर छुपा जाते हो, ठीक है। पर हाँ, जो लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, जो एक एक शब्द सुनते हैं, वो कई बार पकड़ जाते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा है। मैंने कई बार देखा है, कई बार मूड रहता है, हालांकि लेक्चर को मैं अच्छे से डिलीवर करता हूँ, पर कुछ जो लंबे समय से स्टूडेंट कनेक्ट हैं वो कई सारी चीज़ों को पकड़ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मेल करते हैं जब कि सर क्या था ऐसा वैसा, तो ये रहता है कि जो ना इंसान को समझ जाता है तो वो एक अलग है, पर लेकिन कोशिश ये रहती है कि कोई इसको अंडरस्टैंड ना कर सके, अंदर क्या चल रहा है वो अंदर ही रहना चाहिए, लेक्चर के अंदर वो चीज़ें नहीं झलकनी चाहिए कि हाँ दुखी है, ठीक है। दुख सुख तो वही है, आज सुख है कल दुख है परसों सुख है, चलती रहती है जिंदगी, पर काम नहीं रुकना चाहिए। तो एडिशनल 3 पैरामीटर और हैं यहाँ पर। एंड सर्विस डिलीवरी कैसी हो रही है, जिसको प्रोवाइड करवाना है वहां तक कैसे पहुंचे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी कैसी है, जिसके साथ में इंटीग्रेट करके चल रहे हैं, और स्टेटस और रिक्वेस्ट ट्रैकिंग कैसी है, यानी कि जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है वैसे यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक सिस्टम यहाँ पर देखने वाला है। तो यानी कि एक पैटर्न में काम आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें जो है वो सही तरीके से सही लेवल पर पहुंचती है। तो ये हो गया यहाँ पर आप लोगों का 7 सेक्टर, 4 पैरामीटर, और इसी के साथ में एडिशनल 3 पैरामीटर जो कि यहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विस पोर्टल से यूज किए जाते हैं अपना पर्टिकुलर रैंकिंग प्रोवाइड कराने के लिए। जब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर किसी की रैंकिंग देनी होती है तो उसको ग्रुप में डिवाइड करना होता है। तो इनके द्वारा भी ऐसा ही किया गया कि गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स है उसमें इनके द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के और जो हिल वाले एरिया हैं जहां पर पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं उसको एक ग्रुप में रख दिया इन्होंने, यानी कि ग्रुप नंबर 1 कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन, और यहाँ पर इसी के साथ में हिली स्टेट। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी, और जो सेकेंड ग्रुप है यहाँ पर वो यूनियन टेरिटरी आ गया, ठीक है। तीसरा जो ग्रुप है यहाँ पर उसको इन्होंने क्या किया है, 2 अलग अलग, यानी कि रिमेनिंग ग्रुप स्टेट ग्रुप ए और रिमेनिंग स्टेट ग्रुप बी का नाम दे दिया, जो बचे हुए स्टेट हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ऐसे इनको कैटेगराइज किया गया। तो ऑल गवर्नमेंट पोर्टल जो है इवेल्युएट किए गए 2 मेन कैटेगरी में, स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड पोर्टल, स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड सर्विस। तो पोर्टल और सर्विस जो है उसमें यहाँ पर इनको काउंट किया गया, और उसके बेस पर जब आप लोग यहाँ पर रैंकिंग देखोगे सबकी, तो ये आप लोगों के सामने है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे टॉप पर नागालैंड, ठीक है। रिमेनिंग स्टेट जो ग्रुप है ए में केरला टॉप पर है, रिमेनिंग स्टेट ग्रुप बी में उड़ीसा टॉप पर है, और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर है। तो सारे यहाँ पर आप लोगों के सामने रैंक है, इसके आप लोग देखते हैं। आप लोगों के माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, और आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों की रैंकिंग यहाँ पर क्या है, यानी कि आप लोग किस राज्य से आते हैं और आप लोगों की रैंकिंग क्या है, वो चेक कर आप लोगों को बोलना है कि हाँ हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से आते हैं और हमारी रैंक है ये, और ये है मेरा राज्य। हम लोग यहाँ पर कहाँ से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं, हम है दिल्ली से, और ये है हमारी रैंकिंग नंबर 4। तो इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को याद भी रहेगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लोकल क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसके बारे में कह रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट का, कि ई गवर्नेंस सर्विस कैसे हो रही है, क्रिएट कैसे कर रहे हैं इंटीग्रेटेड पोर्टल, सिक्योरिटी मेजर्स कैसे ले रहे हैं, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस कैसे हो रही है, यूनिफॉर्म डिजिटल जो एक्सपीरियंस कैसा है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग इसके इर्द गिर्द इसको घुमा सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। तो ये बेसिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर कल को आप लोगों से पूछ ले, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले तो देखा रीजन क्या था, यहाँ पर क्या सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है, कौन मिलकर काम कर रहे हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, इसी के साथ में यहाँ पर कौन कौन से एरिया में क्या क्या पैरामीटर फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो कैसे बनाई गई है, उनकी रैंकिंग कैसे है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है इस रिपोर्ट का अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और ये पिक्चर एक इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो कि आप लोग अपने पास जरूर रखिएगा। इसमें अगर बात करें, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला गया नेशनल ई गवर्नेंस जो सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है, जिसको NESDA बोला गया, 2019 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा। तो ये है एक स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया ये बायएनुअल है, यानी कि द्विवार्षिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एक सही आंसर क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही आंसर है इसका यहाँ पर सही सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया पूरा डिटेल में, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो पूरा आंसर आप लोगों के सामने है।
तो इस तरीके से बिल्कुल टाइटल, इस तरीके से बिल्कुल पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि टाइटल तक भी आप लोगों को याद रह जाए जब आप लोग रिवीजन करने बैठो, ठीक है। तभी आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, ओके। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों को यहाँ पर इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि आप लोगों के लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट एक ऐसा टॉपिक था, जितने मैंने यूपीएससी क्वेश्चन देखे कईयों बार ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया, खासकर असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर में कईयों बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एनडीए सीरीज के अंदर में भी। और ये स्टार्टिंग में जो है वो आप लोगों का जो बेसिकली यूपीएससी का पेपर होता है उसके अंदर, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझ पाएंगे। एस्ट्रॉयड बेल्ट होती कहाँ पर है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो आप लोगों को मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगी। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं गैसेज, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, एक तरीके से जो रॉक्स होती हैं, उनका एक बहुत ही एक समूह होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में घूमता रहता है, किसके बीच में, मार्स एंड ऑर्बिटर के बीच में। तो एक तरीके से बिग रॉक्स इन ओवर सोलर सिस्टम ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये बिल्कुल उसी तरीके से एक पर्टिकुलर उसमें पैटर्न में घूमता रहता है। आप लोगों को पता है मार्स के पहले अगर आप लोग जाएंगे तो अपनी अर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वाला ग्रह कौन सा है जो कि सूरज के सबसे पास में, और ये कौन सा है आप लोगों को बताना है, ये वाली है अपनी प्यारी पृथ्वी। तो हमारी अर्थ जो है वो दिक्कत में आ सकती है अगर यहाँ से कुछ भी टुकड़े निकलकर हमारी अर्थ तक पहुंचे, तो ये अर्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सोचो कि ये उल्कापिंड इतने सारे अगर यहाँ से आकर गिरने लगे, एस्ट्रॉयड वगैरह ये, तो क्या ये दिक्कत करेंगे। क्यों है न्यूज़ में आर्टिकल, ये इसलिए है क्योंकि न्यू एस्ट्रॉयड 2022 में AP7 डिस्कवर किया गया। ये एस्ट्रोनॉमर जो है उनके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बताएगी कि हाँ ये जो है इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा, मतलब एस्ट्रोनॉमर हिंदी में खगोल शास्त्री बोलते हैं। तो इनके द्वारा जिसका नाम रखा गया है, तो यहाँ पर बेसिकली डिस्कवर किया गया न्यू जो एक एस्ट्रॉयड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसका नाम AP7 यहाँ पर रखा गया, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा ये बताया जा रहा है कि ये पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकता है। ये यहाँ पर जितने भी एस्ट्रॉयड अब तक एक डिस्कवर किए गए पिछले 8 सालों में, इसका जो नॉर्मली रेंज है वो आप लोग को 1.5 किलोमीटर आप लोग को देखने को मिलता है। एनी एस्ट्रॉयड जो है वो लगभग 1 किलोमीटर के साइज का होता है, यानी कि आधा किलोमीटर ज़्यादा है। और एस्ट्रॉयड जो रहते हैं उनको प्लैनेट किलर भी माना जाता है, यानी कि इतनी सारे उसमें बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, अगर ये आकर गिरने लगे तो तहस नहस कर सकते हैं बेसिकली एक प्लैनेट को, ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियली हजार्ड्स एस्ट्रॉयड यानी कि PHAs को बोला गया है, यानी कि ये वो एस्ट्रॉयड हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हजार्ड्स हैं, यानी कि खतरनाक हैं। और ये क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि ये जहाँ पर भी जाकर गिरेंगे तो ये खतरनाक तरीके से वहाँ पर उसको एक नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पैरामीटर रखा गया, क्योंकि जो एस्ट्रॉयड एक तरीके से थ्रेटन करता है और काफ़ी क्लोजली अप्रोच करता है पृथ्वी को। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बोलते हैं कि ये पृथ्वी से टकराएगा, यानी मिल्खा सिंह मूवी, ये ठोकेगा भाई, ठीक है, ये ठोकेगा यार, ये पायलट यहाँ गया ठोकेगा, ओए लैंडिंग करा दे यार, ओए ठीक है, ओए 2-4 पैसे फालतू ले ले पर लैंडिंग करा दे। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, वरना दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं आने वाले टाइम में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा आर्टिकल जो कि आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है, एक तरीका आप लोग वायरस बोल सकते हैं, जो कि आप लोग की डिवाइस को हैक करने के, आप लोग के अकाउंट से पैसे चुराने के, इन्फॉर्मेशन चुराने के, या सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का भी काम किया जाता है। इस तरीके के जो वायरस रहते हैं इसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है, और इसी के लिए इंटरनेशनल काउंटर रैंसम इनिशिएटिव यानी कि CRI ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका बेसिक पर्पज क्या है कि कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं, और कल को कोई अगर ऐसे अटैक करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो इसी में इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि मिलकर सहयोग किया जा रहा है एक दूसरे की संस्था के द्वारा। इसमें अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 36 कंट्री हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने मेंबर हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए, जब ब्रेग्जिट हो गया उससे बाद में कितने मेंबर बच गए हैं। इनका एम ये है कि अगर कोई भी ऐसा अटैक होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे उसको रोकना है। और यहाँ पर ये काफ़ी जरूरी भी है। यहाँ पर इस तरीके से अगर बात करें, इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली लिथुआनिया के द्वारा साथ में मिलकर ये ऐसा सिस्टम एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री भी काफ़ी लार्ज स्केल पर इस पर्टिकुलर मुद्दे से जूझती है। हम भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं इस चीज़ से कि ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल काउंटर रैंसम टास्क फोर्स जो है उसके बारे में बात की जा रही है, ताकि अगर कल को कोई भी ऐसा मुद्दा निकल कर आता है तो उसको रोका जा सके। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में, आप लोग जरूर बताएगा कि ये चीज़ सही है फिर गलत है,
क्योंकि ये चीज़ गलत तो हो ही नहीं सकती है, ये सही है। और सही इसलिए क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब कहीं डिस्ट्रॉय होती है कोई चीज़ें तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी मानवता के ऊपर पड़ता है, तो इसलिए इसके आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको CANSO बोलते हैं। CANSO जो है वो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस है जो इनोग्रेट की गई गोवा के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि इंटरनेशनल लेवल का कोई भी इवेंट अगर हमारे देश में हो रहा है तो उसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए। CNSO एक ग्लोबल वॉइस है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर एक आवाज है जो कि एयर ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताती है। यानी कि कल को जो है एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जब एयर ट्रैफिक को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये वैसे फायदेमंद है, झट मंगनी और फट भैया, यानी कि यहाँ से कहीं भी किसी भी मुकाम पर आप लोग जरा सी देर पहुंच सकते हो। पर दूसरी साइड में जब आप लोग इसको चेक करोगे आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि इन रियलिटी ये जो एयर ट्रैफिक है ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मिलकर कैसे काम करना है, कल को कोई फ्लाइट हाईजैक ना हो जाए, ठीक है, तो वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये फोकस करना है। तो 90% कंट्री जो है वर्ल्ड में मेंबर जो हैं वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड एयर ट्रैफिक को किस तरीके से यहाँ पर इसको लेकर चलना है। और यहाँ पर 5 रीजन सपोर्ट के जो मेंबर हैं, एशिया, इसी के साथ में आप लोग अफ्रीका, नेक्स्ट यहाँ पर एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है, ये मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल करेगी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है वो देखेगी, और किस तरीके से यहाँ पर नॉलेज, एक्सपर्टीज और इनोवेशन मिलकर काम कर पाते हैं, वो भी सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अच्छे तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो वो देखेंगे आने वाले टाइम में कितना अच्छे से और कैसा सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो ये इसके बारे में है बेसिक इन्फॉर्मेशन। कन्फ्यूजन आना नहीं है, कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, SBTI। SBTI एक तरीके की पार्टनरशिप है, इसमें भी आप लोग कई सारे जो हैं लोग मिले हुए नजर आएंगे। और ये छोटे छोटे से पॉइंट ना आप लोगों से शॉर्ट फॉर्म में पूछ ले आते हैं, बोलेंगे बताओ इसके बारे में क्या है, आप लोग बोलोगे यार सुना ही नहीं, हमको आता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं तो सुनना आना तो तब होगा जब टाइम दोगे किसी चीज़ को, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट है यहाँ पर ये, जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, इसी के साथ में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये सारे जब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे तब यहाँ पर ये एक ऐसा इनिशिएटिव होता है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम अगर उसका है उसका साइंस बेस्ड सॉल्यूशन देखते हैं। यानी कि जिंदगी में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत के पीछे एक तरीके से क्या रीजन है कि ये दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत आ रही है, रीजन पता चल गया, अब इस रीजन का सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देखना है। ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट है, ठीक है। जैसे नहीं बॉर्डर मूवी में बोलते हैं मथुरा दास, प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं है, जिंदगी में हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से वही बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पर साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आएगा कि बिजनेस एम्बिशन उनके द्वारा बोला गया कि 1.5 डिग्री का कैंपेन हम लोग चलाएंगे अगर इन्वायरमेंट के एमिशन के बारे में हम लोग बात करें, इन्वायरमेंट पर फोकस दिया जाए। और इसी के साथ में जो कैंपेन होगा वो ग्लोबल कोएलिशन होगा, जिसमें UN की जो एजेंसी होगी, बिजनेसेस होंगे, इंडस्ट्री के जो लीडर होंगे, वो मिलकर नेट जीरो एमिशन को लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर हम लोगों को काम करना है, किसके ऊपर हम लोगों को काम करना है, कार्बन बेस्ड इनिशिएटिव को रोकने पर। आप लोगों को पता है यहाँ पर कॉर्पोरेट जो है वर्ल्ड वो मिल रहे हैं यहाँ पर UN सेक्रेटरी जनरल किसको लेकर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर में। 26 कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर ये ग्लासगो में UK के अंदर हुई थी, अब ये इजिप्ट में हो रही है। इजिप्ट में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर ये शर्म, यानी कि शर्म करनी पड़ेगी इनको, ठीक है, थोड़े सुधर जाओ, शर्म करो थोड़ा। तो यहाँ पर शर्म अल शेख ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे वो ग्लासगो था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सोल्यूशन निकालेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे मीम्स बनेंगे, आएंगे चाय पियेंगे और फिर जाएंगे, वो सारी बातें, पर इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसका इंतजार हम लोग करेंगे, ठीक है। हम इंतजार में बैठे हैं कि तुम कब आओगे और इनको सुधारोगे। पॉलिटिशियन जो हैं वो जितने भी वर्ल्ड के हैं वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे रहते हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहे तो निकल सकता है, लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्वच्छ ग्रामीण स्वच्छता, जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, स्वच्छ जिले के बारे में और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 22 के बारे में। इसके बारे में बोला गया कि रिसेंटली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण बोला गया, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पर, ये
ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसके लिए टूल किट निकल कर आ रही है कि कैसे वेरियस स्टेजेस पर हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, पंचायत का, डिस्ट्रिक्ट का। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कैसी हमारी सोसाइटी देखने को मिल रही है। खुले में शौच करना कितना ज़्यादा सही है, मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं। खुले में शौच करना, अगर आप लोग गांव में जाएंगे तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक तरीके से अगर आप लोग घर पे शौच कर रहे हो तो घर पे शौच करना सही नहीं है, आप लोगों को बाहर जाकर घर से दूर शौच करना चाहिए। इन रियलिटी आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे बोल सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन, यानी कि हमारे देश में से इंटेलिजेंट माइंड निकलकर विदेशों में जा रहे हैं, हमारा देश पीछे छूट गया। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे देश में से इंटेलिजेंट निकलकर लोग बाहर जा रहे हैं तो दुनिया को हम ही चला रहे हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हमारे मुल्क के हैं, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो चीज़ों को एक इस साइड में लोग देखेंगे सही लगेगा, दूसरी साइड में देखेंगे गलत लगेगा। तो मैं अपने घर पे बताऊं, हमारे घर में शौचालय है, पर जो मेरे ताऊजी हुआ करते थे वो ये बोलते थे कभी भी घर में शौच नहीं करना है। घर में ये माना जाता था कि एक तरीके से वहीं पे रह रहे हो और वहीं पर शौच करो। तो आप लोगों को फ्रेश होने के लिए थोड़ा बाहर जाना चाहिए, यानी कि खेतों में जाना चाहिए, और ये हर एक गाँव की कंडीशन थी। पर लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये आ गया कि अगर बाहर जाकर आप लोग शौच करते हो तो उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं वो वहां पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, इसलिए आप लोगों को शौचालय के अंदर ही शौच करना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट अभी है, क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, वरना एक तरीके से ये एक नेचुरल खाद के तरीके से काम करता है। इससे गोबर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये भी नेचुरल तरीके से काम करता है। पर लेकिन आज के टाइम पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है, पॉलिथीन जब आए ना उस टाइम पर बोले थे कितनी शानदार चीज आ गई है, भाई साहब पेड़ कटने बंद हो जाएंगे, पॉलिथीन आ गई है। पर लेकिन अभी जब पॉलिथीन इतनी क्वांटिटी में बढ़ गई है तो वही चीज नेगेटिव बन गई है। तो कोई भी चीज की जब अति होती है ना वो बेकार होती है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, खुले में शौच हो रहा है, उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो एक चीज को सही और गलत ठहराना बहुत सारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक टाइम पर वो चीज सही है और दूसरे टाइम पर वो चीज गलत होती है, आप लोगों को नजर आएगी। तो कहीं भी सच्चा और बुरा जो होता है वो टाइम और सिचुएशन के ऊपर रहता है। हो सकता है कि आप लोग किसी चीज को देख रहे हो, उस टाइम पर आप लोगों का नजरिया कुछ और हो, पर लेकिन कोई और उसको किसी और नजरिए से देख रहा हो, तो वो नजरिया आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा और वो नजरिया पकड़ोगे उसी सिचुएशन के बेस पर आप लोगों को रिएक्शन करना देना पड़ेगा। वरना आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स भी अगर रिएक्शन देंगे तो भी लोग उसको गलत तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है ये कंडक्ट कराया गया डिपार्टमेंट जो है बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का 2018 से कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें रैंक किया जाता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को, ताकि यहाँ पर चीज़ों को सुधारा जा सके और एक सही सिस्टमेटिक वे में अपने गाँव को भी स्वच्छ बनाया जा सके। शहर और गांव सबको साथ में लेके चलेंगे तभी स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कि अगर बात की जाए स्वच्छ भारत अभियान के साथ में बोला गया था कि हम लोग जब गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे देश को स्वच्छ बना देंगे, 150वीं एनिवर्सरी गांधी जी की किस साल में सेलिब्रेट की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे लगता है कि आप लोग दोगे, तो देखता हूं कौन सही आंसर बताता है। ओके, वन लाइनर टाइप के देखते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर उनके द्वारा इनोग्रेट किया जा रहा है यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन सिक्किम, तो ये देखने को मिलेगा सिक्किम के अंदर में डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से जो सेंटर है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कि कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन। तो याद रखिएगा ये हायर एजुकेशन जो कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं इसके ऊपर काम किया जा रहा है डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है, तो इनको यहाँ पर पर्टिकुलर हेड बनाया गया है ऑफ IIT कानपुर के, ताकि एक हायर एजुकेशन को हम लोग इंप्रूव कर सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है, अब हायर एजुकेशन में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो यहाँ पर ये कमेटी भी आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म और इसी के साथ में जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं जो यहाँ पर बेसिकली किशन जो रेड्डी जी, इनके द्वारा 6th एडिशन जो गंगा उत्सव न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया। तो छठा संस्करण, गंगा का पानी इतना प्योर है जिसकी कुछ हद नहीं है। एक तरीके से इसका रीजन है क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों में से होके निकल कर आता है वो, उसको आप लोग कईयों सालों तक भी रखे रखो तो बेकार नहीं होता है। इवन अंग्रेज भी जो हमारे देश में आते थे ना उसको भर के ले जाया करते थे रास्ते में यूज़ करने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि ये खराब नहीं होता है, नॉर्मल पानी सड़ने लगता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। मुंबई में लगभग 132 ईयर ओल्ड ब्रिटिश एरा का जो यहाँ पर टनल था। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा उसके बारे में बात की जा रही है। जे हॉस्पिटल ग्राउंड में आप लोगों को यहाँ पर ये पाया गया है, यानी कि अंग्रेजों ने लगभग 132 साल पहले कोई टनल बनाया था यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो मुंबई में भी देखने को मिला। ठीक है, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सर्विलेंस सैटेलाइट के बारे में, जिसने काम करना बंद कर दिया है RISAT-2 और उसने इंडियन ओशन में हिट किया नियर जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया के पास में। तो हमारे द्वारा बनाए गए ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में ये ऊपर जाते हैं और फिर आकर ज़मीन पर टकराते हैं। तो कई बार ये भी लगता है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है इसके बारे में बातें।
बाकी इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है, बात की जा रही है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो जंप कर गया है, ये टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, तो इसमें हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये अभी आप लोगों को यहाँ पर 6.5 बिलियन से बढ़कर 531 बिलियन यहाँ पर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वैलिडिटी के बारे में बात की है एम्प्लॉई पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 की, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्विज कर दी गई थी। तो सैलरी लिमिट इसके लिए 15,000 रखी गई है, जिससे कि ये पेंशन का फायदा उठाया जा सके। CCI के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर, कहाँ पर, ये चंडीगढ़ के अंदर में 4 से लेकर 7 नवंबर तक का। तो पूछा जाए तो आप लोगों से याद रखेगा कि एग्री एंड फेयर टेक्नोलॉजी जो एक तरीके एग्री एंड जो फूड टेक्नोलॉजी फेयर है वो कहाँ पर, चंडीगढ़ यानी कि देखने को मिलेगा आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। यहाँ पर जो नेतन्याहू साहब जो हैं वो फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात बोली जा सकती है, आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती हैं इंडिया और इजराइल के बीच में। ऐसे शब्द आप लोगों से एंटोनिम सिनोनिम्स में पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है परमिक क्राइसिस, तो ये एक टर्म है जो कि चूज की गई है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ जो इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी होती है, यानी कि ये शब्द का मतलब क्या है, अगर इनसिक्योरिटी और इनस्टेबिलिटी फिर से और ज़्यादा बढ़ जाए तो ये शब्द यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो बात की जा रही है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर डिक्शनरी है जिसमें यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए इस पर्टिकुलर शब्द को लिया गया है कोलन डिक्शनरी के अंदर में। तो ये ऐसे क्वेश्चन वनडे टाइप एग्जाम में आप लोग अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बने तो। क्वेश्चन है आप लोग जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। कल कई सारे क्वेश्चन आप लोग रह गए थे, तो एक दो दिन में कुछ चीज़ें आप लोग की कवर करा दूंगा, जो कुछ पॉइंट्स बचे थे। वैसे पीपीटी में मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी थी। तो बोला गया कि विच कंट्री प्रेसिडेंट जो है वो मैंडेट किया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में, तो चाइना, रशिया, USA, फ्रांस। हालांकि इसका आंसर पहले भी दिया था मैंने आप लोगों को। इंटरनेशनल डे ऑफ एंड द इम्प्यूनिटी फॉर क्राइसिस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना था। किसके द्वारा यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये होस्ट किया गया है यहाँ पर बेसिकली किस लेवल पर, ठीक है। तो नन 2, 4 या फिर 7, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, इसके बारे में पता होना चाहिए हल्का सा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि यूनियन मिनिस्ट्री जो एसोसिएट कर रही है यहाँ पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, वो किसके साथ में, एग्रीकल्चर, केमिकल, रूरल या फिर रूरल की बात में अर्बन या हाउसिंग। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। CSAT का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये आंसर आप लोगों को देना है। तो देखता हूँ कौन से आंसर देता है, इसको पॉज कर वीडियो को आंसर देना। आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। अगर बात करें मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये पर्टिकुलर रिवर। आप लोगों की कई सारी रिवर यहाँ पर कवर की जा रही है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो रिवर है यहाँ पर, ये बेसिकली ये जो पीपीटी रहती है आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर रिवर है, ये है बेसिकली गैस्कोयने नदी आप लोगों को नजर आएगी, लगभग 865 किलोमीटर लंबी है यहाँ पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिवर, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। अगर कोई भी रिवर आप लोगों को बताता हूँ तो हल्का सा आइडिया उसके बारे में जरूर देखा करो, खासकर जो इंपॉर्टेंट रिवर होती है मैच करने के लिए आ जाए तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यूएस से देखने को मिलेगा इसका आंसर, जिसने NSS के बारे में बात की गई। सेकंड में आप लोगों को यहाँ पर जो आंसर देखने को मिलेगा वो है 2 नवंबर, ठीक है। तो ये जर्नलिस्ट से रिलेटेड जो डे है इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये पर्टिकुलर इसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर जो है वो डी नजर आएगा, 7, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और कन्फ्यूजन में लगेगा यार कैसे मिनिस्ट्री कैसे आ गई, तो आप लोग सोचोगे यार कोई दूसरी मिनिस्ट्री होनी चाहिए थी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देकर पड़ेगा, ठीक है। आगे आंसर यहाँ पर बी हो गया, यानी कि 78 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को तैयार करना है, ओके। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे, स्पीकिंग को इंप्रूव करेंगे, आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेंगे। NDA, CDS, SSC बैंकिंग में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, सिनोनिम और एंटोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अनट्रैमल्ड, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है एक तरीके से किसी को रिस्ट्रिक्ट ना करना, ठीक है, एक तरीके से किसी को हैम्पर ना करना बोल सकते हो, कि एक तरीके से बेरोक बोला जाता है हिंदी में कि हाँ बेरोक टोक चल रहा है, ठीक है, कोई लिमिटेशन ना लगाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कोई लिमिटेशन मत रखो जब बात की जाए आप लोगों को सक्सेस होने के लिए, पर टाइम बर्बाद करने के लिए आप लोगों को हमेशा लिमिटेशन रखनी चाहिए कि मोबाइल को कितना यूज़ करना है कितना नहीं, उसमें आप लोग की ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेस देखने को मिलेगा, यानी कि तैयार करना, ठीक है, एक तरीके से स्ट्रेंथन करना बोल सकते हो, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए, ताकि कल को कोई दिक्कत आ गई तो आप लोग उसको सुधार सको, ठीक है।
विम्सिकल सन की आप लोगों ने सुना है, सन की इंसान है, इंसान बहुत सन की है, ठीक है, तो वो वाली बात देखने को मिलेगी। जैसे किम जोंग उन, या फिर बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर इलोन मस्क के लिए भी, तो वही आप लोग बोल सकते हैं। कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो एक नॉर्मल इंसान से, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये शब्द होते हैं जो कि आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर में देखते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर अबाउट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जो दिया जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक्सपंज, तो यहाँ पर ये होता है एक तरीके से मिटाना, ठीक है, किसी चीज़ को खत्म करना, एलिमिनेट करना, बिल्कुल, ठीक है। तो कंप्लीटली रिमूव करना, उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे शानदार तरीके से आंसर देंगे यहाँ पर, तो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी फीडबैक जरूर देना कैसा आज का ये वीडियो लगा, अच्छा या बुरा जैसा भी लगा, फीडबैक देकर जरूर जाया करो। और दिन आप लोग का है, आप लोगों को सुधारना है, जिंदगी आप लोगों की, आप लोगों को सुधारनी है, कोई और सुधारने नहीं आएगा। तो पूरा जी जान लगा दो इसको इंप्रूव करने के लिए। आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझोगे और लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द डे, अच्छे से एंजॉय करो और सारे फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट करो, ध्यान रखो, अपनी जिंदगी को इंप्रूव करो और आगे बढ़ते रहो, और सही तरीके से दिन की स्टार्ट किया करो तो दिन भी अच्छा जाएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।